गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज आपका एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं अपन, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। इसका थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले वेटेज बता देता हूं। जो लास्ट टाइम ऑडिट का सिलेबस जो इन्होंने चेंज किया, उससे ऑडिट लगभग ये मान लो इन्होंने खत्म ही कर दी है। पहले ऑडिट का सिलेबस आपके फर्स्ट ग्रेड में अच्छा था, अभी ये ग्रेजुएशन लेवल पे है और सिर्फ सिलेबस में केवल एक पॉइंट दिया हुआ है। और क्या लिखा हुआ है सिलेबस में? अंकेक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य। आपके सिलेबस में ग्रेजुएशन लेवल पे केवल एक पॉइंट दिया हुआ है। पुराने सिलेबस में एक और टॉपिक था, कंपनी अंकेक्षण, जो काफी लेंथी भी था और उसमें से क्वेश्चन भी आते थे, पर अब वो हटा दिया उन्होंने सिलेबस से। तो आपके सिलेबस में केवल ये दिया हुआ है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। लेकिन आप केवल नाम के हिसाब से देखेंगे तो 2 मिनट का काम है, ऑडिट का मीनिंग बता दो, ऑब्जेक्ट बता दो। पर ऐसा है नहीं कि आपके एग्जाम में यही पूछेंगे, इसलिए हम टोटल मिला के 3 पॉइंट पढ़ेंगे आपके कोर्स में। इससे बाहर फिर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एक हम चैप्टर और पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा अंकेक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑडिट, कि ऑडिट कितने टाइप की होती है। और एक हम पढ़ेंगे वाद विवाद एवं निर्णय। जो भी कोर्ट में केस हुए हैं, जो भी केस स्टडीज हुए हैं, डिबेट्स हुए हैं, उनके क्या डिसीजंस इन्होंने दिए हैं। ये 3 टॉपिक में आपका ये सिलेबस अपन कवर करेंगे। क्लियर है? आपके एग्जाम में मैक्स टू मैक्स आज की डेट में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यानी कि इस सब्जेक्ट का केवल कितना वेटेज है? 2 क्वेश्चन आएंगे। पहले कितने आते थे? 4, अब कितने आएंगे? 2, क्योंकि सिलेबस इन्होंने थोड़ा सा छोटा कर दिया। ये बात समझ में आ गई सबके? अब देखिए, हमारी जो आदत पड़ी हुई है, इस सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? अंकेक्षण, जो इसका सही नाम है। लेकिन आरपीएससी गूगल ट्रांसलेट करता है इंग्लिश को, इसलिए वो इसको क्या नाम से बोलेगा? लेखा परीक्षा। क्लियर है? आपके एग्जाम में ऑडिट शब्द नहीं देखने को मिलेगा आपको, हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन क्या शब्द बोलेंगे वो? लेखा परीक्षा। इंग्लिश में तो एक ही बात है, क्या नाम है उसका? ऑडिटिंग। यहां तक समझ में आ रहा है सबके? चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन बताता हूं आपको कि ऑडिट क्या होती है। देखिए, आपने गौर करा, मैंने सब्जेक्ट का नाम क्या लिखा? ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। मैंने एक वर्ड यूज किया है, अश्योरेंस, ठीक है। अश्योरेंस वर्ड यूज क्यों किया हमने, तो ये शुरू करते हैं। पहले आप लोगों से स्टार्ट करते हैं। कभी सुना आपने नाम ऑडिट का? बताओ। कॉमर्स वाले हो तो नाम तो सुना ही होगा। आप बताओ, आपके हिसाब से ऑडिट का मीनिंग क्या है? क्या होती है ऑडिट? ठीक है, देखो इस बच्चे ने कहा साहब अकाउंट्स की जांच पड़ताल करना। यही कहना चाह रहे हो? आपके क्या विचार हैं? लेखा पुस्तक बोल दो, अकाउंट्स बोल दो, तो एक ही बात होगी। आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? थोड़ा लाउडली बोलेंगे, क्या बोल रहे हो? एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स, यही कहना चाह रहे हो? ठीक है, आप बताएंगे। देखो, जब आप सब ये बातें कर रहे हो, मुझे एक बात समझ में आ रही है कि आप ऑडिट का मतलब ये समझते हो बही खातों की जांच पड़ताल, यही समझते हो? ऑडिट कई तरीके की होती है। आपकी जूते बनाने की फैक्ट्री है, क्या बनाते हैं? जूते किससे बनेंगे? चमड़े से। अब जूते बनाने की फैक्ट्री तो प्रदूषण होगा, पॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा?
होगा। अब वो पोल्यूशन हो रहा है और उससे पोल्यूटेंट यानी कि प्रदूषण से प्रभावित कौन हो रहा है? समाज। पैसा कौन कमा रहा है? कंपनी। तो गवर्नमेंट को टेंशन होनी है कि पैसा कमाओ तुम, दूषित हो ये। गवर्नमेंट ये चाह रही है कि साहब यहाँ पर कितना पोल्यूशन हो रहा है इसकी जांच पड़ताल हो। क्या लेखा पुस्तकों की जांच पड़ताल करेंगे? तो क्या ये ऑडिट नहीं है? बताओ, ये ऑडिट है या नहीं है? आपकी फैक्ट्री है और उसमें मशीन है, एक मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी 5000 पीस बनाने की है, पर आपकी फैक्ट्री में 2000 पीस ही बन रहे डेली के, 3000 पीस नहीं बन रहे। तो मैनेजमेंट इस बात को लेकर बड़ा चिंतित है। यार हमारी कैपेसिटी भी है, रिसोर्सेज भी है, लेकिन हम प्रोडक्शन क्यों नहीं कर पा रहे? होता है ना ऐसा। तो मैनेजमेंट ने मुझे हायर किया कि सर एक बार देखो और बताओ कि हम हमारी फुल कैपेसिटी के साथ काम क्यों नहीं कर पा रहे, हमारा काम इफेक्टिव क्यों नहीं है, हम एफिशिएंसी के साथ काम क्यों नहीं कर पा रहे। क्या ये भी ऑडिट होती है? बताओ, क्या ये भी ऑडिट होती है या नहीं होती? इसको कहते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। क्या कहते हैं? प्रबंध अंकेक्षण। क्या भाई खातों की जांच पड़ताल करोगे? बताओ, आपकी मशीन कितना प्रोडक्शन कर रही है, कितना करना चाहिए था, इसके लिए क्या भाई खातों की जांच पड़ताल करोगे? इसे आप अपने दिमाग से एक चीज निकाल दो कि अकाउंट्स की चेकिंग करना ही ऑडिट नहीं होती है, वो तो उसका एक क्या है, पार्ट है। आप जो भी मुझे डेफिनेशन बता रहे थे वो फाइनेंशियल ऑडिट की डेफिनेशन है। कौन सी ऑडिट की? वित्तीय अंकेक्षण। जबकि मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा कि अंकेक्षण के तो कई प्रकार हैं, कई तरह की ऑडिट होती है। कम आ रही है? शादीशुदा आदमियों की इससे ज्यादा क्या आवाज आएगी? इतनी आ रही है वो कम है। चलो कोई नहीं, कोशिश करते हैं और वो 5 मिनट ज्यादा रहेगी फिर वापस नॉर्मल आ जाएगी। चलो, तो मैं आपको ये बता रहा था कि मान लीजिए आपके यहाँ कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं, आप सब सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हो? टीचर ही तो बनना है आपको, पढ़ा लो, पूरी दुनिया अनपढ़ बैठी है। सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हैं आप बताओ? आप बताओ, सरकारी नौकरी में ऐसा क्या है भाई? हाँ, सिक्योरिटी तो आपकी खुद की नहीं, आप जॉब की बात करते हैं। खबर नहीं पल भर की, सामान जुटा रहे हो परसों का। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी सोच है केवल। मनीष सर को तो कॉलेज लेक्चरर बांसवाड़ा में पोस्टिंग में मिल गई थी। अब आप सोचो, आप तो फर्स्ट ग्रेड ही बन रहे हो, तो कॉलेज लेक्चरर बन गए थे, छोड़ी आए। मैंने मेरी जिंदगी में इंटरव्यू ही नहीं दिया कभी, कभी सोचा ही नहीं कि नौकरी भी करूंगा। नहीं समझे? क्योंकि साहब हमारे तो समझ से परे है नौकरी करना। एक ही तो जीवन मिला, वो भी दूसरे की नौकरी करे। अरे जिसके नाम के आगे लिख रहा है नौकरी, तो तुमने क्यों यस करी? नहीं समझे? नौकरी भी कोई करने की होती है, दूसरों की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं क्या अपन? एक जीवन कोई 50 जीवन थोड़ी है। ऐसा क्या है साहब, फर्क इतना सा है, सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो आप जवाई बन जाओगे। अब जवाई में साले में तो फर्क होता ही है। नहीं समझे? जवाई की कदर थोड़ी अलग होती है, आजकल की जवाइयों की नहीं होती। खैर, तो फर्क समझ रहे हो ना आप सरकारी नौकरी करना चाहते हो, सुरक्षा के लिए करना चाहते हो। यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं ऑडिटिंग की, अंकेक्षण की, तो अंकेक्षण में ऐसा क्या है जो एक सीए ही करता है? चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं। मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूं, 2006 में पास आउट हुआ था मैं, और 2006 से मेरा ऑफिस है, मैं सीए का ही काम करता हूँ, प्रैक्टिस ही करता हूँ। तो आपको पढ़ाने का तो मेरा पार्ट टाइम है, सुबह 11 बजे बाद मैं पढ़ाता नहीं हूँ, 11 बजे बाद मेरा ऑफिस में ही काम करता हूँ। तो मैं ऑडिट ही करता हूँ, मेरा जीवन ही ऑडिट में समर्पित रहा है। मैं करता भी ऑडिट हूँ, पढ़ाता भी ऑडिट ही हूँ, सारे दिन काम ही यही करता हूँ मैं।
तो आप मुझे बताओ, मेरे पापा के बिजनेस की ऑडिट में कर सकता हूं क्या? क्यों, क्या प्रॉब्लम है भाई? बाप ने इसलिए पढ़ा लिखा के बड़ा किया है, आपने तो 2 मिनट में मना कर दिया। दूसरों की ऑडिट करो, पिताजी की मत करो। आपने खट से ना किया, क्यों किया जी? हाँ, किस में कंडीशन होती है? आप कोई बताएगा? पारदर्शिता का अभाव है, मतलब मिली भगत करेंगे हम बाप बेटे। बात तो सही है, करे ना करे, लेकिन थर्ड पार्टी को तो लगेगा कि पता नहीं क्या खेल खेला है। इसका मतलब ऑडिट के लिए एक मूल मंत्र क्या है? जब भी आप शब्द बोलो लेखा पुस्तकों की जांच, तो जांच के आगे एक शब्द जोड़ दो। क्या जोड़ोगे? स्वतंत्र जांच। तो ऑडिट क्या है? ऑडिट, ऑडिट इज एन independent examinations. Audit is an independent examinations. अंकेक्षण एक स्वतंत्र जांच है। अंकेक्षण क्या है? एक स्वतंत्र जांच है। तो ये बताओ, स्वतंत्रता से तात्पर्य क्या है? आपने कहा साहब ऑडिट एक स्वतंत्र जांच है, यहां इंडिपेंडेंस से मतलब क्या है? बताओ बच्चों, कौन बताएगा? बायस नहीं होना, यानी पक्षपात रहित। आप कह रहे हैं कि साहब आप पक्षपात रहित हो, पक्षपात ना करें, यही बात। और बिना किसी दबाव के प्रभाव के, यानी कि कोई दबाव नहीं हो, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो, बिना किसी दबाव के या किसी के इन्फ्लुएंस में आए बिना, बिना किसी प्रभाव के, बिना किसी दबाव के पक्षपात रहित जांच हो, तो उसको क्या कहते हैं अपन? स्वतंत्रता। क्लियर है? क्या हम अंग्रेजों के जमाने में गुलाम थे? आपके खानदान में कोई फ्रीडम फाइटर रहा है? उनको फील नहीं आया कभी गुलामी का? वो भी तो थे अंग्रेजों के जमाने में। आपके दादा परदादा फ्रीडम फाइटर नहीं बने? लड़ाइयां नहीं लड़ी? मेरे दादा की बात बताता हूं। अंग्रेजों के जमाने में हमारे गांव में दुकान हुआ करती थी, अंग्रेज मेरी दुकान से सामान लेके जाते थे, और मेरे बाबा तो व्यापारी थे। हमारे पूरे 7 पीढ़ियों में कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है। क्यों भाई? और आप में से भी कितने के होंगे, सबके घर में थोड़ी भगत सिंह पैदा हुए थे। तो स्वतंत्रता क्या है? उनको फीलिंग नहीं आई क्या कि हम गुलाम हैं? और भगत सिंह को ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई क्या आपकी उम्र में तो शहीद भी हो गया था? ऐसा क्या है? तो स्वतंत्रता बाजार में मिलने वाली कोई वस्तु नहीं है। स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति की केवल और केवल क्या है? मानसिक स्थिति है, आपकी सोच है, और सोच बाजार में नहीं मिलती। समझ में आ रहा है? तो इसको क्या कहते हैं? स्वतंत्रता। आपकी ऐसी मानसिक स्थिति जो आपको पक्षपात रहित रखे, बिना किसी के दबाव में, बिना किसी से प्रभावित हुए आप काम कर सके, उसको अपन क्या कहते हैं? स्वतंत्रता कहते हैं। अब प्रभाव आपके ऊपर किसी भी चीज का पड़ सकता है, बताओ पड़ सकता है नहीं पड़ सकता? अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था, एक गेंडे की बकरी के साथ शादी हो गई, और खूब यूट्यूब पे वीडियो पे सब चल रहा है। बताओ कैसा जोड़ी बैठेगी भाई? एक गेंडा और एक बकरी, देखा आप लोगों ने भी? और बकरी राजी हो रही है, और गेंडा यूं चल रहा है चौड़ा हो गए, सीधा भी नहीं खड़ा हो जाता बेचारे से, और बकरी खूब खुश हो रही है। बताओ
लड़कों को बता देता हूँ, आप मत बन जाना ऐसे गेंडे, बकरी नहीं मिलेगी, बकरी नहीं मिलेगी, या तो भैंस के ही टोटे पड़ रहे हैं। तो उसको कैसे मिल गई? हाँ, अभी प्रभाव दूसरा है, प्रभाव दूसरा है। इंडिया के नंबर 1 पैसे वाले बनोगे तो फिर एडजस्टमेंट हो जाता है। अकाउंटिंग एरर है, कर दिया एडजस्टमेंट, उसमें क्या है, रेक्टिफिकेशन था। समझे नहीं समझे? ये प्रभाव है। तो प्रभाव कई तरह के होते हैं, दबाव कई तरीके के होते हैं। ऐसे नहीं कोई बंदूक निकाल के डरा रहा है हमको, सीए को कौन डराएगा बंदूक लगा के, बताओ? लेकिन नोटों से तो खरीदा जा सकता है। तो बताओ, मेरे पापा के बिजनेस की मैं ऑडिट क्यों नहीं कर पा रहा? अब वही, वहां ना तो नोटों का मामला है, ना ही कोई ऐसा है, पर क्या है, रिश्तेदारी है। तो हम किसी रिश्तेदार की ऑडिट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर हमारा निर्णय कैसा नहीं होगा, पक्षपात रहित नहीं होगा। मैं किसी ना किसी प्रभाव में रहूंगा। क्या फर्क पड़ता है सर इससे? क्या फर्क पड़ता है बताओ? कोई फर्क पड़ता है? अगर कोई आदमी मिली भगत करके ऑडिट कर भी दे तो आपको क्या तकलीफ है? हाँ, सिग्नेचर करता है वो, तो आपके क्या फर्क पड़ रहा है? सर्जन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड की ऑडिट में नहीं कर सकता, हमको दूसरे से ऑडिट करानी पड़ती है, जबकि मैं लोगों की ऑडिट करता हूं। आप समझ रहे हो मेरी बात? प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। सर्जन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड की ऑडिट में नहीं कर सकता, जबकि मैं खुद चार्टेड अकाउंटेंट हूं, मैं खुद ऑडिट करता हूं, मैं प्रैक्टिस होल्डर हूं, दूसरे से करवानी पड़ रही है। क्यों नहीं कर सकता? सर खुद की ऑडिट खुद करोगे क्या? आप डायरेक्टर हो इस कंपनी में, आप ही ऑडिट करोगे? और करोगे तो करोगे थोड़ी ऑडिट, आप तो खेल खेलोगे। नहीं तो आपके क्या फर्क पड़ गया उससे? हम कुछ ही करें, आपको क्या दिक्कत है भाई? आपको तो पढ़ा ही रहे हैं, आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है क्योंकि अगर ये बात सर्जन की और मेरे बीच में ही होती तो दुनिया में फर्क नहीं पड़ता। हमारी रिपोर्ट को कौन यूज करता है बताओ? थर्ड पार्टी। अगर क्लाइंट और ऑडिटर ये दो ही पक्षकार हो तो स्वतंत्रता की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता कब है बताओ? आवश्यकता कब है? जब इन्वॉल्व कौन है? चलो एक एग्जांपल से समझाता हूं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। आप बताएं, आपकी शादी हो गई, याद है कब हुई थी? 2021 में हुई थी। चलो आपको आपके कुछ पुराने दिन याद दिलाते हैं। जो लड़का है आपके लिए किसने देखा? आपने खुद ने देख लिया, घर वालों ने देखा है? देखो, कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी ऐसे नहीं करने वाला। लड़के के बारे में पूछताछ करेगा तभी तो बेचारे फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं सब। इनमें से आधे से ज्यादा टीचर बनने के लिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि फेरे तो पड़े। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? ये देखो, सरकारी आदमी है तो जवाई भी बन जाएगा। मतलब आपके घर वालों ने गवर्नमेंट एम्प्लॉय देखा तब अपनी बेटी दी है, ऐसे थोड़ी देते हैं। यही बात है। उसकी इंक्वायरी कैसे करी? उस लड़के के बारे में इंक्वायरी कैसे की गई? पूछताछ कैसे की गई? पापा को तो बेवकूफ बनाया जा सकता है, बना देते हैं, आजकल खूब बना रहे हैं लोग। तो उनको मालूम था। और कोई कोई थर्ड पर्सन था डायरेक्ट? अच्छा, ऑफिस वाले कोई जमाई बना लिया? वो तो घर की मुर्गी दाल बराबर। फिर तो अलग बात हो गई। मैं मेरा किस्सा सुनाता हूँ। मेरी सगाई हो रही थी, उन दिनों की बात है। तो मैंने मेरे घर वालों के सामने एक डिमांड रखी थी कि साहब मुझे लड़की चार्टेड अकाउंटेंट चाहिए। मेरी मम्मी ने मेरी डिमांड पे क्रॉस मार दिया कि बेटा पढ़ी लिखी तो नहीं लाऊंगी,
मुझे तो लड़की चाहिए ऐसी जो घर संभाले और हमारी सेवा करे। बात समझ रहे हो? तो मैंने कहा मम्मी ये क्या बात की गारंटी है कि आप जिसको लाओगी वो आपकी सेवा करेगी, आपकी छोड़ो मेरी कर दे वही बहुत है। नहीं बोले मैं पूछताछ करके लाऊंगी ढंग से। किससे पूछे जी? किससे पूछे? अच्छा चलो आपसे पूछते हैं। लड़के को देखा तो था ना आपने? 2-4 बात भी करी होगी शादी से पहले। क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे उससे? ये बेचारे ये भी सीख जाएंगे, इनको भी थोड़ा अनुभव मिल जाएगा। नहीं कुछ क्वेश्चन तो पूछे होंगे। कुछ नहीं पूछा? चलो नसीब वाला था अगला, नहीं तो हमें एक इंटरव्यू वहां भी देना पड़ता है। और अजीब सी होती है लड़कियां, मालूम क्या क्वेश्चन पूछती हैं? आप पीते तो नहीं हो ना? अब पीने वाला क्या बोलेगा? नहीं मैं तो अभी पी के आया हूं। बताओ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। बताओ कौन शराबी ये बोलेगा कि मैं शराबी हूं? बोलेगा क्या? फिर क्यों पूछते हो? फिर क्यों पूछते हो? मेरी शादी में मेरे से क्या पूछते हैं, मेरे भाई आप ड्रिंक व्रिंक तो नहीं करते ना? मैं कहा बावड़ी मैं तो इस चक्कर में पानी नहीं पीता कि कहीं लोग शराबी ना समझ ले। आप समझ रहे हो? कौन सच बोलेगा बताओ? कौन? आप किसी को पूछोगे हाँ भाई तेरे भाई खातों में कोई गड़बड़? हाँ नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल ईमानदार हैं, टैक्स चोरी नहीं करते। तो किससे पूछूं? अगर आपको कल को आपकी सगाई हो, लड़के के बारे में जान पहचान करनी है कि कैसा है क्या है, किससे पूछोगे? हाँ, उसको खुद को पूछने से तो कोई मतलब नहीं है, उसके घर वालों से पूछने से भी कोई मतलब नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी से पूछो, वो देंगे रिपोर्ट असली। ये क्या रिपोर्ट है? समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये जांच पड़ताल ऐसी होती है कि हमारा जो मामला है वो एक आदमी तक नहीं है। यहां देखो मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल है, अब समझा रहा हूं, इस चीज को समझना। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है, एक बार में समझ में नहीं आई। एक आदमी है जिसका नाम है प्रैक्टिशनर। क्या नाम दे रहा हूं मैं? प्रैक्टिशनर जो करता है, प्रैक्टिशनर, अभ्यासरत। सीए नहीं बोल रहा हूं मैं, ऑडिटर भी नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? प्रैक्टिशनर। और एक कौन है? क्लाइंट। कौन है? क्लाइंट। और एक कौन है? इंटेंडेड, इंटेंडेड यूजर्स। इंटेंडेड यूजर्स। यूजीसी नेट में एक बार क्वेश्चन आया था, अंकेक्षण में कितने पक्षकार इन्वॉल्व होते हैं? बताओ कितने पक्षकार होते हैं? 3। ये तो कौन हो गया? क्लाइंट यानी कि नियोक्ता, अपॉइंट करने वाला। ये कौन हो गया? अभ्यास करता, प्रैक्टिशनर, अभ्यास करता। और ये कौन हो गए? उपयोगकर्ता, उपयोगकर्ता, यूज करने वाले। समझ में आ रही बात? तो हमेशा ऑडिट में कितने लोग होते हैं? 3 लोग होते हैं। एक जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप मेरे क्लाइंट हो, आपको ऑडिट करवानी है, आप किसके पास आओगे? मेरे पास आओगे। तो आप कौन हुए? क्लाइंट किसको अप्रोच करेगा? प्रैक्टिशनर अपना काम करेगा, जांच पड़ताल करेगा। क्या चीज जांचनी है? क्या चीज जांचनी है वो तो आप बताओगे कि आप मेरे से क्या चाहते हो। मेरा स्कोप तो आप तय करोगे ना, जो आप बोलोगे मैं वो काम करूंगा। तो ये चीज कि मुझे क्या जांचना है, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? सब्जेक्ट मैटर। क्या नाम दे रहा हूं? विषय वस्तु। कि मुझे किसकी जांच पड़ताल करनी है। जैसे आपने मेरे से फाइनेंशियल ऑडिट करवाई तो आप मुझे क्या दे देंगे?
बही खाते। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट मैटर। आप मुझे अप्रोच करोगे, मैं कौन हूं? प्रैक्टिशनर का मतलब क्या है? प्रैक्टिशनर का मतलब क्या है यहाँ पे? अभ्यासकर्ता का मतलब क्या है? तो जरा वो समझ ले। ये हमेशा कौन होगा? सीए, चार्टेड अकाउंटेंट। समझ में आ रही बात? चार्टेड अकाउंटेंट भी दो किस्म के होते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट की भी दो कैटेगरी है। कौन कौन सी? आप सीए बनते ही बताओ क्या विकल्प है आपके पास? या तो आप कहीं पर किसी कंपनी में जॉब करो, या फिर खुद का ऑफिस खोल के क्लाइंट को ढूंढो और प्रैक्टिस करो। जैसे कोई डॉक्टर बन गया, मान लो हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा है, या अपना खुद का क्लिनिक खोल के बैठा है, दो ही तो विकल्प है। तो यहां पर नौकरी करने वाले सीए का मतलब नहीं, यह किसका है? चार्टेड अकाउंटेंट हु होल्ड सीओपी, जिसके पास में क्या है? सीओपी बोले तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। एक चार्टेड अकाउंटेंट जिसके पास में सीओपी है, उसको अपन क्या कहेंगे? प्रैक्टिशनर। ये प्रैक्टिशनर किसकी जांच करेगा? सब्जेक्ट मैटर की। क्या जांच पड़ताल करे जी? अकाउंट्स में क्या जांचूंगा मैं? बताओ। अशुद्धि, त्रुटि, फ्रॉड, गबन, एक ही बात है, कपट, गबन। इसके अलावा अभी आपको बता दो, हम लोग फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट करने के लिए ऑडिट नहीं करते। ये हमारा पहले ऑब्जेक्ट हुआ करता था, अभी आज हमारा ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि हम लोगों के यहाँ जाके कपट ढूंढे। आई एम नॉट डिटेक्टिव, मैं जासूस थोड़ी हूं, मैं तो ऑडिटर हूं। आप मुझे डिटेक्टिव समझ रहे हो क्या कि मैं आपके यहाँ पे फ्रॉड ढूंढ लूं? बताओ। और मेरे से फ्रॉड ढूंढने में आ जाएंगे, इसकी गारंटी है क्या? बताओ। एरर तो फिर भी चलो पकड़ में आ जाएगी, फ्रॉड क्या फर्क है दोनों में? एरर और फ्रॉड, मिस्टेक में और फ्रॉड में क्या फर्क है? अनजाने से हुई है, जानबूझ के किया गया, फर्क है ना? तो एरर करने वाले ने उसको छुपाया कि नहीं छुपाया? नहीं छुपाया, क्योंकि उसको खुद को ही नहीं मालूम कि गलती हो गई। अनजाने में हुई ना, तो छुपाएगा क्यों? इरादतन है कि गैर इरादतन? गैर इरादतन है। और फ्रॉड करने वाला जानबूझ के कर रहा है, तो छुपाएगा भी, और आपसे एक कदम आगे है। समझ में आ रही बात? हमको फ्रॉड डिटेक्ट करने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। हम तो सीए के यहाँ पे ऑडिट करते हैं, सीखते हैं। गलतियां तो फिर भी ढूंढ लूं, फ्रॉड तो मेरे से डिटेक्ट ही नहीं होंगे। तो आप कह रहे हो कि साहब फ्रॉड डिटेक्ट करो, ऐसा नहीं है। हम क्या चेक करते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल के साथ जो भी लेखांकन सिद्धांत है उनकी पालना हुई कि नहीं हुई, जो भी नियम कायदे कानून है उनकी पालना हुई कि नहीं हुई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की पालना हुई कि नहीं हुई। इसको अपन बोलते हैं गिवन क्राइटेरिया। एक दिया हुआ क्राइटेरिया होता है कि आपको इन चीजों को चेक करना है, एक गिवन क्राइटेरिया होता है। समझ में आ रही बात? एक क्राइटेरिया होता है। अच्छा, आपने शुगर का नाम सुना कि शुगर हो जाती है होंगे? आप में से है किसी के घर में किसी के हो रखी है? ये तो कॉमन सी बीमारी है। आप किसके है शुगर? मम्मी के शुगर है? कितनी है? आजकल के बच्चे माँ बाप का ध्यान ही नहीं रखते। आपकी मम्मी की शुगर आपको ही नहीं मालूम कितनी है? हाँ, अरे चेक करनी पड़ती है भाई हर महीने। नॉर्मल किसको कहते हो आप? ये किसने तय किया 120 से 150 नॉर्मल है? ये किसने तय किया? हाँ, यही तो कह रहा हूं, इतनी रहनी चाहिए, ये किसने तय किया? और डॉक्टर कौन है? इंसान ही तो है। आज से 10 साल पहले के गूगल पे डाटा निकालो कि शुगर का क्राइटेरिया क्या था और आज शुगर का क्राइटेरिया क्या है, यही चेंज हो रहे हैं। नहीं समझे? पहले 120 से ऊपर का बीपी को हाई बीपी कहते थे, आज 150 तक तो डॉक्टर दवाई नहीं लिखता।
जिसके बीपी 150 आता है ना, वहां तक तो डॉक्टर दवाई नहीं लिखता, क्योंकि इसके लिए पूरा वर्ल्ड लेवल पे एक क्या बना, बताओ, नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, और वो डेटा पब्लिश करते हैं रिसर्च कर करके। ऐसे ही अकाउंट्स में भी इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है, नाम सुना आपने कभी? बताओ क्या नाम है उसका? इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। CA इंस्टीट्यूट तो इंडिया का है। इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट। इसके ऊपर कमेटी बनी, कमेटी ऑन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट, और इसने इंटरनेशनल लेवल पे एक बोर्ड बनाया IAASB, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, और इसने इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड इशू किए जिसका नाम क्या है? ISA, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ये इंटरनेशनल लेवल के बोर्ड थे। इसको कॉपी मारा किसने? इंडिया वालों ने। इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है जो ये सब चीजें देखता है, उसका नाम क्या है? ICI किसका सदस्य है? IFAC का। ICI ने अपने यहां पर भी बोर्ड बनाया जिसका नाम क्या रखा? AASB। क्या नाम रखा? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। प्रेजेंट में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बताओ। पहले नाम अलग था, प्रेजेंट में तो ये नाम है, पहले इसका नाम क्या था मालूम है किसको? बताओ, कौन बताएगा? स्टैंडर्ड ऑन, देखो ऐसा नहीं है, ये APC हुआ करता था, अंकेक्षण व्यवहार समिति, ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया आज की डेट में? AASB। ये पिछली 2 अटेम्प्ट पहले फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि अंकेक्षण व्यवहार समिति का परिवर्तित नाम क्या है? ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी का परिवर्तित नाम क्या है? AASB। और इन्होंने इंडिया में क्या इशू कर रखे हैं आज की डेट में? और ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग हमारे लिए क्या हो गए? और हमें जो भी ऑडिट करनी है किसके अकॉर्डिंग करनी है? इसके अकॉर्डिंग करनी है। आप अपना ब्लड टेस्ट कराओ, कराएं ब्लड टेस्ट कभी? आपने कराए? हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? तो ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन चेक करते हैं कितना होना चाहिए। आपने देखा होगा एक रेंज डिसाइड रहती है, जैसे फीमेल में नॉर्मली 12 से 16 या 14 जो भी है, एक ऐसे रेंज रहती है। अगर इस रेंज में आपका हीमोग्लोबिन है तो आपको ये माना जाता है कि आप स्वस्थ हैं। समझ रहे हो? तो ये क्राइटेरिया इंटरनेशनल लेवल पे सेट हुए, डॉक्टर ब्लड टेस्ट करवाते हैं, और अगर इस क्राइटेरिया में आते हैं तो वो आपको स्वस्थ डिक्लेयर कर देते हैं, अगर इससे ऊपर नीचे तो आपको बीमार डिक्लेयर कर देते हैं। इतनी सी तो बात है। सेम कहानी हमारे साथ है कि हमें अकाउंट्स में चेक करना है, अकाउंटिंग के हमारे को स्टैंडर्ड दे रखे हैं। एक प्रैक्टिकली आपसे पूछ लेता हूं, आप बताएं, आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़ी हुई है, स्टॉक को किस पर वैल्यूएशन करते हैं? स्टॉक का वैल्यूएशन किस चीज पे किया जाता है? मार्केट वैल्यू पर? नहीं, ऐसा तो नहीं पढ़ा होगा आपने। क्या बोल रहे हो बेटा? कॉस्ट और NRV, विच एवर इज। ये किसने तय किया? ये किसने तय किया कि स्टॉक का वैल्यूएशन लागत या बाजार मूल्य दोनों में से जो कम हो उस पर किया जाएगा? किसने तय किया साहब? ये तय किया गया है AS2 में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड में, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी के नाम से। ये गिवन क्राइटेरिया है। ये क्या है? गिवन क्राइटेरिया जो हमको दिए हुए हैं कि भैया आप इसके अकॉर्डिंग चेक कर लो सारे पैरामीटर सही है या नहीं, है कि नहीं है? अच्छा बताओ, आपकी शादी हो गई, चलो आपकी लिस्ट बताओ रिक्वायरमेंट की, क्या चाहिए, कैसा लड़का चाहिए, देखते हैं फिर आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट आपकी, कैसा लड़का चाहिए? वेल सेटल हो, और भी कुछ? वेल सेटल किसको कहते हैं? मतलब कमाता हो, बेरोजगार नहीं चाहिए। सुन लो बच्चों, पढ़ाई के लेना ढंग से, बेरोजगार नहीं चाहिए, और दिखने में ठीक ठाक हो, 19-20 चलेगा, ठीक है। इसका मतलब शक्ल से कोई खास प्रेम मत करो,
चल जाएगा मामला। गंजा गंजा चलेगा नहीं? तो आपके हिसाब से तो हमारे गौरव सर की शादी नहीं होनी चाहिए थी, और वो तो शादीशुदा है। द्रौपदी का नाम सुना है? द्रौपदी के मन में एक बहम था कि मुझे पति चाहिए सुंदर, बलवान, बुद्धिमान, सारे गुण चाहिए। अब एक आदमी में तो पॉसिबल नहीं है, और वो भगवान की भक्त। भगवान के यार इसकी सुननी भी पड़ेगी, और ये थोड़ा एडजस्टमेंट कर नहीं रही, तो भगवान ने उसे वरदान दिया 5 पति मिले 5 चाली गलाई, क्योंकि एक में तो हो नहीं सकता, तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सर नहीं कर पाए तो फिर साहब ये प्रैक्टिशनर इसके अकॉर्डिंग चेक करेगा, और उस अकॉर्डिंग अपनी क्या इशू करेगा, रिपोर्ट। अगर सब कुछ सही मिला तो क्लीन, और गड़बड़ मिली तो बताओ, गड़बड़ मिली तो हाँ, गड़बड़ मिली तो आप रिपोर्ट को क्या कर दोगे, मॉडिफाइड। तो बताओ ऑडिटर की रिपोर्ट कितने तरीके की हो सकती है? 2 तरीके की हो सकती है। कैसी कैसी? या तो क्लीन या मॉडिफाइड, या तो क्लीन या मॉडिफाइड। समझ में आ रहा है क्या? आप बताओ जी, आपकी शादी हो गई? हो गई आपकी? नहीं पार पड़ी? चलो देखो, एक लड़की है, आप बोलो तो बात चलाते हैं। लड़की आईएएस ऑफिसर है, समझ में आ रहा है? पर एक प्रॉब्लम है, कलर के मामले में जितनी भी भैंसें हैं वो उसको अपना गुरु मानती हैं। बिल्कुल ब्लैक, कहीं कोई मतलब बाल भी फीके पड़ते हैं उसके सामने, चलेगी? इसको सुंदर चाहिए, आईएएस ऑफिसर भी नहीं चाहिए, ऐसा कोई नहीं, अपनी अपनी चॉइस है। बेटा आटे में नमक चलेगा, एडजस्टमेंट सबको करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट सबको करना पड़ता है। अभी गड़बड़ है, मान लो अभी गड़बड़ है, पर गड़बड़ का लेवल क्या है ये भी देखना पड़ेगा। आप ऑडिट करने गए, आपको क्या लगता है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी? आप एक क्लाइंट बता दो जिसके यहां गड़बड़ नहीं हो। चलो मान लिया आपके यहां सिस्टम बढ़िया है, आपके यहां एरर नहीं होती, फ्रॉड फ्रॉड तो हो सकते हैं ना? क्या फ्रॉड कहीं भी हो सकते हैं? आप बताओ, फ्रॉड तो जानबूझ के किए जा रहे, गड़बड़ तो हो सकती है। अरे गड़बड़ तो ऊपर वाले से ही होती है, होती है नहीं होती? आप बताओ, जोड़ियां कौन बनाता है? जोड़ियां कौन बनाता है? तो मिस्टेक तो वहां से हो रही है, मिस्टेक तो कहीं भी हो सकती है। तो आप क्या करेंगे? क्या हमेशा क्लीन रिपोर्ट देंगे या हमेशा मॉडिफाइड रिपोर्ट देंगे? डिपेंड करेगा। मान लो कोई गड़बड़ है, क्या उससे आपका निर्णय प्रभावित हो रहा है? कोई गड़बड़ है, उससे आपका निर्णय प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा? किसका किसका निर्णय? इनका। रिपोर्ट किसको चाहिए? इनको चाहिए। अगर इनका निर्णय प्रभावित होता है तो आप रिपोर्ट कैसी देंगे? मॉडिफाइड। और अगर छोटी मोटी बात है, गड़बड़ है, छोटी मोटी बात है, उसे क्या किया जा सकता है? इग्नोर। बड़ी बड़ी ऑडिटों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, छोड़ो। कैसी रिपोर्ट दोगे? क्लीन। ये अपनी रिपोर्ट किसके लिए बनाता है? इंटेंडेड यूजर्स के लिए। ये अपनी क्या जारी करेगा? रिपोर्ट जारी करेगा। ये बात सबके समझ में आ रही है क्या? इंटेंडेड यूजर्स कौन होंगे? ये तो होगा ही होगा, तो जिसने अपॉइंट किया वो तो है ही। इसके अलावा कौन हो सकते हैं? ये इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल में वो खुद हो गया, उसके एम्प्लॉय हो गए, मैनेजमेंट हो गया। एक्सटर्नल में कौन हो गए? बताओ, डिवेंचर होल्डर, बैंक, सरकार।
तो ये सबका निर्णय जिन चीजों से प्रभावित होता है वो हमको ध्यान में रखना है। अगर प्रभावित हो रहा है गड़बड़ की वजह से तो रिपोर्ट कैसे दूंगा, मॉडिफाइड, नहीं तो कैसे दूंगा, क्लीन। ये बात समझ में आ गई? सबके क्लियर है? अब कहानी सुनो। मैंने इसका नाम प्रैक्टिशनर क्यों दिया, मैंने इसको ऑडिटर क्यों नहीं कहा? बाकी सारी चीजें तो सेम ही है, यहां पर मैंने ऑडिटर वर्ड यूज क्यों नहीं किया, मैंने इसका नाम प्रैक्टिशनर क्यों कहा? समझ में आ रही है? चलो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, आप सच बोलेंगे? कभी किसी पंडित को हाथ दिखाए? हाथ ही नहीं दिखाए? आपने दिखाए? ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हो सब? इसमें झूठ बोलने की क्या बात है? ये तो एक अलग सा क्रेज होता है, हर आदमी अपना भविष्य जानना चाहता है, कोई कुंडली दिखाता है, कोई हाथ दिखाता है, मेरे जैसे बहमी आदमी अंगूठी पहन लेते हैं, और देखो ना कोई तो 5-5 उंगलियों में पहन रखी है। आपने दिखाया नहीं दिखाया? हाँ, क्या जानना चाह रहे थे? फ्यूचर? वो बेचारा खुद आपकी कुंडली देख के पैसे कमा रहा है, उसको अपना खुद का फ्यूचर नहीं मालूम, वो आपका फ्यूचर कैसे बताएगा साहब? और सोचो एक बार आपका पूरा भविष्य आपको मैं पिक्चर चला दूं यहाँ पे, कि अगली साल आपके साथ ही होगा, अगली साल ही होगा, जीने का मजा ही खत्म। आपको लगेगा यार ये फिल्म पूरी करनी है बड़े, तो रोज कल क्या होगा ये मालूम नहीं, इसलिए तो जीने का मजा है। समझे कि नहीं समझे? हम अपना भविष्य जानना चाहते हैं, चाहते नहीं चाहते? अब समस्या यहाँ पे जनरेट क्या हुई, आप हो बैंक वाले। कौन हो? बैंक वाले हो आप, और ये है फैक्ट्री के ओनर। इनको लानी है 10 मशीनें, एक मशीन की कीमत 50 लाख, 10 मशीन की कीमत 5 करोड़। इनके पास पैसे है नहीं, क्या करोगे जी? बैंक में जाएंगे और क्या बोलोगे? लोन दे दो। आप लोन दे दोगे क्या? तो क्या चाहिए आपको? प्रॉपर्टी है इसके पास, लेकिन बैंक का धंधा ये नहीं है, आपको मालूम नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। अभी एक बच्चा था इस बेच में, पता नहीं अब दिख रहा नहीं है, 80 बीघा जमीन थी, 80 बीघा जमीन, और 5 लाख रुपए लेके बताते मेरी गारंटी है। 20 करोड़ की जमीन है उसके पास, 5 लाख रुपए बैंक वाला नहीं दे उसको, चाहे 80 बीघा जमीन रख दो। बैंक वाले का काम ये नहीं कि आपकी प्रॉपर्टी बेचे और अपना पैसा वसूल करे। सिर्फ प्रॉपर्टी के भरोसे लोन नहीं मिलता है। क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो? क्या आपको इनकम जनरेट करते हो? तो फिर चुकाओगे कैसे? आपकी जमीन बेच के भरूंगे? मेरा काम ये है क्या? एक काम करो, तुम ही जमीन बेच लो और ले लो, मेरे पास क्यों आए हो लोन लेने के लिए? तो खाली जमीनों के भरोसे लोन नहीं मिलता भाई। बैंक तो अपनी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी रखता है, पर बैंक कई पैरामीटर देखता है। अब आप इनसे क्या पूछेंगे? आप बैंकर हो, बोलो क्या पूछोगे? आप एक बैंकर हो, आप इनसे क्या पूछोगे? मतलब पास्ट छोड़ो, आप किसकी बात करोगे मालूम है? फ्यूचर की। और क्या कहोगे इनसे कि साहब आप 5 करोड़ की मशीन ला रहे हो, क्या करोगे? तो आप क्या कहोगे जी? अपन प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं और इससे आपको कंसेप्ट समझ में आएंगे। बताओ, ये बैंकर आप क्लाइंट हो, आप एक फैक्ट्री लगा रहे हो, 10 मशीनें लेके आ रहे हो, 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप समझ रहे हो? आप उसके लिए लोन ले रहे हो इनसे। इन्होंने पूछा कि क्या करोगे, तो आपका जवाब था मशीन लाऊंगा, मशीन लाऊंगी मैं। आप क्या पूछोगे? इस मशीन से क्या होगा जी? तो साहब इससे प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, मार्केट में बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, आपकी किस्तें चुकाएंगे, बचा हुआ घर ले जाएंगे। यही तो है। तो मालूम है बैंक वाला क्या कहेगा? आने वाले 7 सालों का, 7 ईयर, अगर 7 साल का लोन ले रहे हो तो 7 साल का, 7 ईयर के क्या बना के लेके आओ? प्रोजेक्शन। 7 ईयर के क्या लेके आओ? प्रोजेक्शन लेकर आओ, आने वाले 7 सालों के।
बात समझ में आ रही है? क्या लेके आओ? 7 सालों के प्रोजेक्शन लेके आओ। तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें आप क्या बताओगे कि ये मशीन लेके आ रहे हैं हम, इन मशीन से इतना प्रोडक्शन होगा, मशीन की कैपेसिटी इतनी है, इस रेट में हमें पीस बेचेंगे, इतने का हमारे घर में पड़ेगा, इतना मुनाफा होगा, ऐसे आपकी किस्त चुकाएंगे, ऐसे आपका लोन चुकेगा, ऐसे हमारी संस्था प्रॉफिट में रहेगी। टोटल हवाई फायर। क्या लोग प्रोजेक्शन के बेस पे काम करते या नहीं करते? अरे आप सारे जी प्रोजेक्शन के बेस पर हो। आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो? तो प्रोजेक्शन ले रखा ना आपने कि आपकी जॉब लग जाएगी, आप फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप ये सब नहीं सोचते तो आप पढ़ते क्या? यही तो बात है ना। मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं? मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्यों मेहनत कर रहा हूं? क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं मैं कल भी जिंदा रहूंगा। अगर मुझे मालूम चल जाए कि बस आज रात की है जिंदगी, कल तुम कहां हम कहां, तो मैं पढ़ाने आऊंगा? एक ही दिन बचा है, पढ़ाने आऊंगा? इसको कहते हैं गोइंग कंसर्न, और ये है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। आप अकाउंट्स में जो बैलेंस शीट बनाते हो, ये मान के बनाते हो कि आने वाले भविष्य में सारी संपत्तियों को वसूल लिया जाएगा और सारे दायित्वों को चुका दिया जाएगा, हमारा बिजनेस आज ही खत्म नहीं होगा। और ये आपका आधारभूत लेखांकन मान्यता है। समझ में आ रही बात? तो ये प्रोजेक्शन के बेस पे पूरी दुनिया चलती है। आप पढ़ रहे हो प्रोजेक्शन के बेस पे, मैं पढ़ा रहा हूं प्रोजेक्शन के बेस पे, तो पूरी दुनिया चलती है। चलती है नहीं चलती? अब प्रॉब्लम क्या है वो सुनो। आपने प्रोजेक्शन बना दिया और बैंक वाले को दे दिया। अब बैंक वाला देखे यार भविष्य के भरोसे इसको 5 करोड़ कैसे दे दूं? तो इसने क्या किया, अपने सिर पे से जो टेंशन थी वो उतार के मेरे सिर पे रख दी कि सीए साहब इधर आओ। मैं कहा जी बोलो। इस पे साइन करो, इसको वेरीफाई करो। मैंने कहा भविष्य को वेरीफाई करूं? आप ऑडिट आज तक करते आए हो, किसकी ऑडिट होती है जी? समझना, मैं बहुत टेक्निकल बात समझाने जा रहा हूं आपको, बहुत टेक्निकल, किसी किताबों में नहीं मिलेगी आपको ये बात। और इवन सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को भी नहीं मालूम, सीए फाइनल वाले बता सकते हैं। बताओ, आज तक ऑडिट होती आई है, किसकी होती आई है? आप लोगों ने अकाउंट से पढ़ी है, अकाउंट्स का मारवाड़ी स्कूलों से पढ़े हुए हो, अगर आप गांवों से या शहर वालों को तो मालूम ही नहीं है ये। हमारे स्कूल में पढ़ाते थे हमको, राजकीय विद्यालय होते ना, तो 11th-12th के अकाउंट्स वाले एक डायलॉग बोला करते थे, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। तो अकाउंट्स में लिखा पड़ी हो गई कि होगी? लेन देन हो चुके कि होंगे? बताओ, हो चुके कि होंगे? पास्ट की फ्यूचर। और ऑडिटर क्या करता है? पास्ट को। किसको चेक करता है? तो ये जो आपके वित्तीय विवरण होते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, ये कैसे होते हैं? हिस्टोरिकल। कैसे होते हैं? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक मतलब जो स्टोरी बन चुकी, जो स्टोरी बन चुकी, इतिहास बन चुके, यानी कि जो घटनाक्रम हो चुका, उसकी बैलेंस शीट बनाई है आपने। आप बिल्डिंग खरीद चुके, आप मशीन खरीद चुके, उसका बिल है आपके पास, और मैं इसकी जांच पड़ताल करूंगा, तो ये क्या है? ऑडिट है। ये क्या है? ऑडिट है। तो ऑडिट बताओ फ्यूचर इवेंट की होती है कि पास्ट की? लेकिन आजकल हमारा स्कोप यहां तक नहीं है। मुझे बैंक वाला क्या कह रहा है कि सर आने वाले 7 सालों का बैलेंस शीट P&L बनवाइए, ठप्पा मारो। क्या आपने मशीनें खरीद ली? खरीदोगे? क्या आपकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू हो गया? होगा? सब भविष्य की बातें। तो इसको क्या कहते हैं अपन? नॉन
हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या कहते हैं बोलो इसको? नॉन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसके ऊपर अगर मैं ठप्पा मार रहा हूं तो दिस इज नॉट द ऑडिट, ये ऑडिट नहीं है, ये क्या है? अश्योरेंस है। ये क्या है बताओ? अश्योरेंस है, आश्वासन है। भविष्य के लिए मैं क्या दूंगा? आश्वासन। और पास्ट की मैं क्या करूंगा? ऑडिट। समझ में आ गया? इसलिए मैंने यहां पर वर्ड ऑडिटर यूज नहीं किया। क्या किया है? प्रैक्टिशनर। क्लियर है? क्योंकि ये पास्ट की भी कर सकता है और भविष्य की भी। इसलिए मैंने पहले पेज में आपको सब्जेक्ट का नाम क्या लिखा? ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। ये ऑडिट भी करते हैं हम लोग और अश्योरेंस भी देते हैं, आश्वासन भी देते हैं, ऑडिट भी करते हैं। समझ में आ रहा है? और आश्वासन की कोई गारंटी नहीं होती। मैं आपको बात बताता हूं, जब मेरे ससुर जी अपनी बच्ची के लिए रिश्ता देख रहे थे, यानी कि जब मेरी सगाई की बातें चल रही थी, तो मेरे ससुर जी के पास में दो विकल्प थे। एक तो था मैं, उनके पास में मेरे भी रिज्यूम थे, बायोडेटा थे। एक या मानसूर में थ्री मार्केट में दुकान है बहुत लंबी चौड़ी, वहां भी एक लड़का बैठता है, एक उसके बायोडेटा आए हुए थे। तो दोनों के इंटरव्यू लिए। हमारे ससुर जी ने मेरे से पूछा कि आप क्या कमाते हो? मैंने कहा अभी तो सीए बनाऊं, कुछ नहीं कमाता, क्योंकि बना ही था मैं। और बनते ही क्या कमाएंगे साहब? तो बोले क्या विचार है? मैंने कहा ऑफिस करूंगा। क्या कमा लोगे? मैंने कहा क्या मालूम, कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा, कमाऊंगा तो कितना कमाऊंगा नहीं मालूम। और उस दुकान वाले के यहाँ गए और साहब किराए की लाइन लगी पड़ी है, 4 मंजिल की दुकान, शानदार सेठ जी के जैसे बैठा है, कार अगले के पास पहले से थी, वेल सेटल, घर का मकान, घर की दुकान, वो भी मानसूर में। मेरे से पूछा कि आपका मकान? मैंने कहा गांव में। बोले जयपुर में? मैंने कहा किराए का रूम ले रखा है। बोले मकान खरीदोगे? मैंने कहा पहले कमाऊंगा फिर खरीदूंगा। बात समझ रहे हो क्या? किसको प्रायोरिटी देंगे? वो मेरे ससुर जी थे साहब, बहुत इंटेलिजेंट आदमी, उसको तो रिजेक्ट किया और मुझे एक्सेप्ट किया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो था दुकानदार और मैं था सीए। उनको उसका भविष्य तो लग रहा था अंधकार में, और मेरा भविष्य लग रहा था सुपर। ये तो सीए है, कर लेगा। फ्यूचर के भरोसे तो काम किया। गारंटी है क्या? गारंटी है क्या? गारंटी नहीं थी। इसलिए ऑडिटर भी कभी भी क्या नहीं देता? गारंटी नहीं देता। अंकेक्षक खातों की सत्यता के ऊपर कभी भी बात नहीं करता, सिर्फ अपनी क्या देता है? राय। और राय को क्या कहते हैं अपन? अश्योरेंस। अब अश्योरेंस के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, फिर मैं डेफिनेशन पे आऊंगा। अभी आज खाली समझो आप ना किसकी बात कर रहा हूं मैं? अश्योरेंस की। अश्योरेंस को अपन क्या कहते हैं? आश्वासन। अश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं? अश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं? अश्योरेंस 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2। एक होता है एब्सोल्यूट अश्योरेंस। ये देखो अब सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि अब जमाना बदल रहा है, ये ध्यान रखना। पुराने पेपर को देख के राजी मत हो जाना, कह रहे भाई इतना इजी सा है, कर लेंगे। ठीक है? अभी जिनको जूनियर अकाउंटेंट का अनुभव है, जो भी एग्जाम देके आए होंगे, तो समझ में आ गया होगा कि पेपर का लेवल क्या आता है। हमें जूनियर अकाउंटेंट पढ़ाया, हमने मॉक टेस्ट सीरीज ली। मैंने पहले मॉक टेस्ट सीरीज में ऑडिट का पेपर दिया, 10 टेस्ट सीरीज लेते हैं। मैंने ऑडिट का मॉक टेस्ट बनाया, 800-900 बच्चे आए थे टेस्ट देने, 300 के कॉल आ गए, अरे सर क्या आप सीए की गिरी लगा देते हो हमारे यहाँ, तो क्या पेपर पढ़ाया है सर, क्वेश्चन आने लग गए, जबकि ऑडिट तो हमको सबसे आसान लगती थी। और कई बच्चे बोलने लग गए सर, मैंने कहा बेटा इस बार एग्जाम अध्ययन बोर्ड ले रहा है, तुम्हारा लेवल ये आएगा, और सर टफ है ये वो। जब वो अध्ययन बोर्ड के एग्जाम से गया ना, तो मेरे मॉक टेस्ट तो फिर भी इजी लग रहे थे उनको। पढ़ ही नहीं पाए बच्चे,
और उसमें कट ऑफ 65% गई है जनरल वालों की, वो भी 2 गुना वाली। 1 गुना में तो 70 पार जाएगी। और पिछली बार तुम्हारे फर्स्ट ग्रेड में गई थी कितनी? तो या तो सांप को छेड़ो मत, छेड़ो तो छोड़ो मत, नहीं तो डसेगा तुमको। या तो पढ़ाई छोड़ दो, मत पढ़ो। कोई डॉक्टर ने तो बताया नहीं पढ़ने है, ये पढ़ो तो इस तरीके से पढ़ना कि बाल की खाल निकालनी है। समझ रहे हो आप बातों को? इसलिए हम इतना डेप्थ में जाते हैं। नहीं तो ये जो मैं आज 2 घंटे लेक्चर दे रहा हूँ, लोग 2 घंटे में तो कोर्स करा देते हैं आपका ऑडिट का। क्या बताएंगे? अंकेक्षण का अर्थ और उद्देश्य, उद्देश्य में राय देना, अर्थ में लेकर उसको जांच पड़ताल करना, हो गया कोर्स नक्की। और अब तक के क्वेश्चन पढ़ोगे। अभी देखो आपको लास्ट ईयर का पेपर दिखाऊं आपको, अभी तो ऑडिट नाम ही लिया ना मैंने, लो लास्ट ईयर का पेपर देखो आप, और ऑडिट का क्वेश्चन देखना आप। पढ़ाया भी नहीं है मैंने अभी, आप सबका आंसर सही होगा। ये लास्ट ईयर का पेपर है फर्स्ट ग्रेड का। ऑडिट का कोई क्वेश्चन आया हो तो देखते हैं, देखो। और आप खुद ही बता दोगे, जबकि मैंने तो पढ़ाया भी नहीं है अभी तक। लो बताओ, ऐसे क्वेश्चन आए थे। दिख पा रहा है पीछे वालों को? थोड़ा और स्टैंडर्ड कर देते। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अंकेक्षण पर मानक स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग बनाने के लिए अधिकृत है? बताओ जी, क्या आंसर दोगे बच्चों? बोलो 1 2 3 4 में बोलो। राइट आंसर क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ। क्या सारे के सारे बच्चे ये करके आते? तो फिर ये क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सबका ही सही होना है। फिर कंपटीशन का आ रहा, सारे थोड़ी फर्स्ट ग्रेड पढ़ेंगे, इतनी तो पोस्ट ही नहीं है जितने बच्चे मैं पढ़ा देता हूं। आप मेरी बात समझ रहे हो? इस पेपर को देख के राज्य मत हो जाना, सर कर देंगे। धीरे धीरे हर बार एग्जाम की कट ऑफ बढ़ रही है, हर बार पेपर का लेवल बढ़ रहा है, तो आपको भी अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन आया था, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कोई गारंटी नहीं है, आ जाए तो आपकी अच्छी बात है, और पेपर जितना टफ आएगा आपके लिए उतना फायदा है। नहीं तो गधे घोड़े सब मिक्स हो जाते हैं। देखते हैं कोई एक और क्वेश्चन आया हो तो। लास्ट क्वेश्चन। अभी देखो मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है, और मैं मान के चल रहा हूं आप सबका ये भी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है? 2 ही क्वेश्चन आएंगे बस, बताओ कौन सा उद्देश्य नहीं है? सोचो और बताओ। राइट आंसर क्या है? सी तो गलत है बेटा। ऐसा है, मेरा उद्देश्य कपट खोजना नहीं है, पर कपट खोजने का काम तो करना पड़ेगा ना, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट तो ही। मैं ट्रू एंड फेयर की पता लगाता हूँ, अशुद्धि का भी पता लगाता हूँ, कपट का भी पता लगाता हूँ, पर मैं किसी को एडवाइस करने का काम नहीं देता कि भाई मैं उनका कंसल्टेंट बन जाऊं। तो इसका राइट आंसर क्या बोलो? डी। समझ में आ गया? 2 क्वेश्चन थे, पर आप इसको अपनी स्टडी का बेस मत बना लेना। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, मेरा कहने का मतलब ये है, आप कहें सर 2 क्वेश्चन आते हैं, नहीं पढ़ के भी हम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि आपसे एक समझ में ही नहीं आए, ऐसे भी आ सकता है। तो अश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप की। एक होता है एब्सोल्यूट अश्योरेंस, एब्सोल्यूट मतलब संपूर्ण आश्वासन, और एक होता है कैसा? रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस, रीजनेबल मतलब उचित अश्योरेंस। एब्सोल्यूट का मतलब होता है 100%, 100%, दैट इज गारंटी, गारंटी। और एब्सोल्यूट के बाद में रीजनेबल का मतलब है हाई बट नॉट एब्सोल्यूट, यानी कि गारंटी नहीं है, 100% नहीं है, पर हाई लेवल का है। समझ में आ रही बात? अपन क्या बात करेंगे?
कौन सा एश्योरेंस देगा ऑडिटर? ऑडिटर को कैसा एश्योरेंस लेना है? रीजनेबल एश्योरेंस लेना है। ये बात समझ में आ रही है? क्या बोलेगा ऑडिटर कि साहब मेरी राय में वित्तीय विवरण सत्य एवं उचित छवि प्रस्तुत कर। हम कहें साहब गारंटी दे दो, गारंटी नहीं दूंगा, गारंटी नहीं दूंगा, क्योंकि ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं लेता। ऑडिट में क्या लेता है वो? रीजनेबल एश्योरेंस लेता है। ये बात समझ में आ रही है क्या? सबके क्लियर है? तो बताओ ऑडिटर को कैसा एश्योरेंस लेना रहता है? रीजनेबल एश्योरेंस। ये बात समझ में आ रही है? किस बात का रीजनेबल एश्योरेंस लेता है ऑडिटर? आप ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट में ऑडिटर को एक ये रीजनेबल अश्योरेंस जुटाना होता है, एक उचित आश्वासन जुटाना होता है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन से मुक्त हैं। कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन से क्या है? मुक्त है। और इस बात का एश्योरेंस लेना होता है कि he has obtained sufficient and appropriate audit evidence. He has obtained sufficient and appropriate audit evidence कि उसने पर्याप्त एवं उचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। ये ऑडिटर को इस बात का एक रीजनेबल एश्योरेंस लेना पड़ता है, और जब तक उसके मन में ये एश्योरेंस नहीं आएगा तब तक वो कोई राय नहीं दे सकता। और जब उसके मन में ये एश्योरेंस आ जाएगा तब वो राय क्या देगा? टू एक्सप्रेस ओपिनियन। तब भी वो देखो एडवाइस नहीं दे रहा है, अपनी ओपिनियन दे रहा है। और ओपिनियन क्या दे रहा है? कि मेरी ओपिनियन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। वो भी गारंटी नहीं दे रहा है, अभी सिर्फ अपनी राय दे रहा है कि मेरी राय में सत्यम उचित छवि प्रस्तुत कर। यहां तक की बात समझ में आ रही है? इस बात का ऑडिटर को एक रीजनेबल एश्योरेंस जुटाना होता है। एक बात समझ में आ गई? चलो अब एक एक को समझाता हूं, ध्यान से सुनो। आप मुझे खाली ये बात बताओ, ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस क्यों लेता है? एब्सोल्यूट क्यों नहीं लेता? गारंटी क्यों नहीं देता? बताओ, गारंटी क्यों नहीं देता ऑडिटर? फ्यूचर की बात ही नहीं कर रहा मैं, फ्यूचर की ऑडिट होती नहीं। अभी थोड़ी देर पहले ही तो समझाया हूं, ऑडिट पास्ट की होती है, जो तुम कर चुके, जो साल खत्म हो चुका, जितनी तुमने बिक्री करी, जितना तुमने माल खरीदा, उसका ही तो लाभानी खाता बना। और ऑडिट उसी की तो हो रही है। बही खातों की तो जांच पड़ताल कर रहा हूं। बही खाते तुमने कब लिखे? जब लेन देन हो चुके। तो फ्यूचर की बातें मैं कर ही नहीं ना, मैं तो पास्ट की बातें कर रहा हूं। ऑडिट तो पास्ट की होती है, फ्यूचर की थोड़ी होती है। हाँ, गारंटी क्यों नहीं दे रही? क्या बोल रहे हो? नहीं तो आप, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ कि साहब मेरी लाइबिलिटी आएगी इसलिए मैं नहीं दे रहा। यहां तो ये बोलते तो डंडे और पड़ते हैं। नहीं समझे? डॉक्टर ये कहे साहब मैं
गारंटी नहीं ले सकता, इसलिए मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा। ये क्या बात हुई? हाँ हो सकती है। एक बात तो ये है कि साहब गलती तो ऑडिटर से भी हो सकती है, वो भी तो इंसान ही है। क्यों नहीं होती? तो कारण यही तो पूछ रहा हूं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। एक बात ये भी है इसकी कि वो 100% चेकिंग ही नहीं करता। आप सोचो, खुद सोचो, क्या एक एक बिल वाउचर को चेक किया जाता है क्या? अब रिलायंस की ऑडिट करने में चला जाऊं, ऑडिट तो रिलायंस की भी होती है, वहां 200 सीए नौकरी कर रहे हैं फुल टाइम। रिलायंस में कम से कम 200 सीए तो जॉब कर ही रहे हैं, और मेरे जैसा जाए ऑडिट कर आएगा? बताओ, एक महीने में ऑडिट कर दूंगा, एक एक लेन देन जांच दूंगा, और फायदा क्या है? चाय बनानी आती है आपको? मीठा सही हुआ कि नहीं हुआ कैसे चेक करते हो आप? पूरी चाय पी के? फिर कैसे चेक करोगे? एक चम्मच चाय, रिजल्ट तो वही है। तो फिर 100% चेकिंग क्यों करें? सैंपलिंग करते हैं, सैंपलिंग करते हैं तो रिस्क रहती है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? इन सब के बावजूद एक बहुत बड़ा कारण है कि हम गारंटी क्यों नहीं देते। समझ रहे हो मेरी बात? आप किसके भरोसे हो? ऑडिटर क्या चेक कर रहा है? अकाउंट्स किसने बनाए? अकाउंट्स किसने बनाए? नियोक्ता ने। फ्रॉड कर सकता है वो? फर्जी सेल के बिल काट सकता है? सेल हुई ही नहीं, सेल दिखा सकता है? सत्यम का नाम सुना है क्या? क्या हुआ था? सत्यम का घोटाला तो सुना है ना तुम लोगों ने? इंडिया का पॉपुलर घोटाला था। हर्षद मेहता का नाम तो सुना ही है। ये बड़े बड़े कांड हुए ना। सत्यम में क्या हुआ था? सत्यम वाले ने क्या किया? फर्जी सेल दिखाई, माल बिका ही नहीं, बिकना दिखाया, फर्जी परचेज दिखाई, फर्जी सेल दिखाई, फर्जी प्रॉफिट दिखाए, फर्जी प्रॉफिट दिखाए और टैक्स भरा एक्चुअल। ऐसा होता है। दो तरह के इंसान आपको इस दुनिया में हमेशा मिलेंगे। एक जिसके पास कुछ नहीं है पर शो करता है कि मेरे पास सब कुछ है। घर में खाने के दाने नहीं है पर गांव में सुहावनी बोलता है। क्यों? क्योंकि ऐसी लड़की का बाप सुहावनी देख के संबंध करेगा। दिखावा होता है नहीं होता? अकाउंट वाले इसको विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। लोग करते हैं नहीं करते? एक होता है हमारे जैसे बढ़िया, होता बहुत कुछ है, रोते रहते हैं, गाठा हो गया जी व्यापार में, कोरोना में रोना ही आ गया, काम धंधा ही नहीं है साहब, मरे पड़े हैं, क्या ही है हमारे पास। ऐसे भी होते हैं। दोनों तरह के लोग हैं इस दुनिया में। बही खाते किसने बनाए? बताओ। अच्छा, एज एन ऑडिटर आपसे पूछ रहा हूं, आप ऑडिटर हो, सेल को वेरीफाई करना है कि पूरी साल में जो सेल हुई वो सही है नहीं, आप क्या चेक करोगे जी? अमाउंट किससे चेक करोगे? सेल के बिल से। ये लो बिल, और बोलो क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको बोलो, हम प्रोवाइड कराते हैं। कागज ही तो लोगे, कागज तो फर्जी बन जाते, बनते नहीं बनते। मेरे बुआ जी का लड़का था, संबंध नहीं हो रहा था, 12th पास था, फिर बीबीए करा, फर्स्ट ईयर में वो छोड़ छाड़ दी, दुकान कर ली, दुकान बढ़िया चला रहे। अब लड़कियां जो भी आए, या तो बीकॉम या एमकॉम, बोले हम 12th पास से शादी नहीं करें। शादी नहीं हो, भले चलाने हो घर पे चकले बेलन, पर 12th पास नहीं चलता इनके। तो मेरी बुआ जी टेंशन में आ गई कि भाई तेरे इसकी तो शादी नहीं हो रही, लड़कियां सब पढ़ी लिखी है और ये 12th पास है। तो मैंने कहा कौन सी डिग्री चाहिए? बोले बीकॉम एमकॉम। मैंने कहा एमबीए की डिग्री आ जाएगी कल। तो मैंने क्या किया, एक मार्कशीट ली, उसको स्कैन किया, उसमें नाम हटा के उसका नाम डाला, उसको कलर प्रिंट आउट निकाला, लेमिनेटेड। मैंने कहा ये लो एमबीए जी, कर दो वल्ला माचार में। आज भी उस लड़की को मालूम नहीं है कि उसका आदमी 12th पास है। तो यही मान के चल रही है कि एमबीए, और ये मैंने खुद ने किया है काम। पर भाई का परिवार चल रहा है, लड़की भी खुश है, बढ़िया कमा रहा है, तुम्हारा उसको तो चकले बेलन चलाने थे, चला रही है, पहले ही वही चलाती।
12th पास होता है तो भी चकले बेलन, MBA तो भी चकले बेलन, तो फर्क क्या पड़ गया? पर समझ का फर्क है। बना दिया MBA हमारे, क्या दिक्कत है? यहाँ 2000 का नोट छप जाता है, तुम सेल के बिल पे अटके पड़े हो। फर्जी इनवॉइस तैयार नहीं हो सकते क्या? तो आप बोलो आपको क्या चाहिए? एक से बढ़कर एक कलाकार बैठे हैं यहाँ पे। सीए को तो खुशबू तक नहीं आएगी फ्रॉड की, उसको तो एहसास ही नहीं होगा क्या हो गया। हम डिटेक्टिव नहीं है भाई। भाई मैं ऑडिट करने जाऊंगा, मैं क्या मांगूंगा आपसे? बैंक स्टेटमेंट लो साहब, खर्चे करें प्रूफ लो साहब, आपने गाड़ी में पेट्रोल नहीं भराया, डीजल नहीं भराया, पर बिल है आपके पास और उसका पेमेंट कैश में कर रखा है, मिल जाता है क्या? तो फिर बताओ मैं ढूंढ कैसे लूं, मैं गारंटी कैसे दे दूं, मैं किसके भरोसे काम कर रहा हूं? एविडेंस। किसके भरोसे काम कर रहा हूं? एविडेंस, साक्ष्य। अंकेक्षण हमेशा किसके ऊपर डिपेंड होता है? साक्ष्यों पर। ऑडिटर हमेशा किसके भरोसे ऑडिट करता है? बताओ, एविडेंस का नेचर बताओ क्या होता है? नेचर ऑफ एविडेंस, साक्ष्यों की प्रकृति क्या होती है? चलो आपके सामने दो विकल्प दे रहा हूं। क्या साक्ष्य कंक्लूसिव होते हैं? कंक्लूसिव मतलब निष्कर्षात्मक। क्या साक्ष्य परसुवेसिव होते हैं? आग्रही या समझाने बुझाने वाले? समझाने बुझाने वाले। साक्ष्यों की प्रकृति क्या है? भाई हम एविडेंस के भरोसे हैं और एविडेंस राम भरोसे हैं, तो हम किसके भरोसे हैं फिर? मेरी बात समझ रहे हो? साक्ष्यों की प्रकृति क्या है आप बताओ? साक्ष्यों की प्रकृति क्या है? गोलगप्पे खाए बेटा? भाई वो ऐसी कोई लड़की आज तक ढूंढी नहीं मैंने जो गोलगप्पे नहीं खाई हुई हो। खाए नहीं खाए बताओ? खाए। कहाँ खाए? कहाँ खाए बताओ? सर ऐसी कोई गली, ऐसा मोहल्ला हमने नहीं छोड़ा है, हर नुक्कड़ वाले के खाए। खाए कि नहीं खाए? एक बार उस गोलगप्पे वाले के घर चले जाओ आप, एक बार, या आधा घंटा वहां खड़े रह जाओ आप और गोलगप्पे वाले के पास ऐसे करता मिलेगा, ये लो, ये लो, ये लो, और एक बार उसके घर चल जाओ आप, जिंदगी में गोलगप्पे खाना भूल जाओगे कि मैं किसके यहां से गोलगप्पे खा रही हूं। उसके मिर्च मसाले देखे आपने? मिर्च मसाले, मिर्ची में लकड़ी का बुरा था और ऊपर से उसमें एसिड ताकि लगे तीखा। जिंदगी में नहीं खाओगे आप, पर खाते। मैं आपको खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, खाओ, मैं खुद भी खाता हूं, पर विश्वास करना पड़ता है। हम तो मान के चल रहे हैं ना कि अगले ने सही किया है, पर सही है नहीं, सही है नहीं, गड़बड़ है। साक्ष्य की भी कहानी ऐसी है, नहीं समझे क्या? स्टोरी सुनाता हूं मैं, ये स्टोरी सबको सुनाता हूं, सुनो। आज से 5 साल पहले की बात है, जब मैं जेल में था, मुझे जेल हो गई थी, एक मर्डर के सिलसिले में मेरे को पुलिस वाले ले गए। हुआ क्या था, मेरा ये जो घर है, इस घर की छत पे एक डेड बॉडी मिली, एक लाश पड़ी हुई मिली। पुलिस वाले आए, आके डेड बॉडी का मुआयना किया, बाद में मुझे बोलते हैं भाई ये डेड बॉडी किसकी है, ये लाश किसकी है? मुझसे पूछा गया, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। बोले घर किसका है? मैंने कहा मेरा। बोले उड़ के आ गई क्या घर की छत पे लाश? तेरे घर की छत पे लाश पड़ी है, तेरे को मालूम नहीं है? मैंने कहा नहीं मालूम साहब। चल तेरे जैसे की याददाश्त थाने में आती है। मुझे चेतक में बिठाए ले गए और जो दैन दनादन सुता, पर मैंने कुछ किया ही नहीं और मैं उस आदमी को जानता ही नहीं।
तो मैं बोलता क्या? पुलिस वाले देखा बड़ा ढीठ आदमी है, नाम तक नहीं बता रहा अगले का। मैंने कहा अरे साहब मैं जानता ही नहीं, मैं क्या नाम बताऊं। कोई नहीं, तेरे खिलाफ एविडेंस उठाते हैं। उन्होंने मेरी घर की तलाशी ली, ढंग से तलाशी ली, तो उनको एक चाकू मिला जिसपे खून के धब्बे लगे हुए थे। उन्होंने उसको चाकू को उठाया और मुझे दिखाया, भाई ये चाकू किसका है? उनका सब देखा देखा लग रहा है पर पता नहीं। अल्लाह तेरे फिंगरप्रिंट दे। मेरे फिंगरप्रिंट लिए, चाकू के फिंगरप्रिंट से मैच कराए, मैच हो गए, फिंगरप्रिंट मैच हो गए, एविडेंस बन गया अगले के पास। बोला अब बोल। अरे मैंने कहा साहब मालूम नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है। कोई नहीं, तेरे खिलाफ और सबूत उठाते। मेरे घर के पीछे एक खुली सी जगह पड़ी थी, वहां पे पुलिस वालों को जमीन खोदी हुई सी लगी, तो कुत्ते लेके गए, कुत्ते भी वहां पे आके सूंघने लग गए। उन्होंने जमीन को खोदा तो एक व्हाइट कलर का शर्ट मिला, उस पर खून के क्या लगे हुए थे? धब्बे लगे हुए थे। पुलिस वाले आए, व्हाइट कलर का शर्ट लेके, बोले ये शर्ट किसका है? मैं कहा ये तो मेरा है साहब। बोले इस पे खून के धब्बे? मैं कहा पता नहीं। और खून के धब्बों को डीएनए टेस्ट कराया, बॉडी का डीएनए टेस्ट कराया गया, मैच हो गया और शर्ट मेरा था। मेरे खिलाफ 2 एविडेंस आ गए, चाकू पे फिंगरप्रिंट मेरे, शर्ट पे बॉडी पे डीएनए मैच। कौन से? कोर्ट में सबमिट किया गया। जज साहब ने उन सबूतों के आधार पे मुझे 5 साल अंदर कर दिया। किस मर्डरर को अंदर करो। जब मैं जेल पहुंचा तो मेरी वाइफ मुझसे मिलने आई। क्यों लोगे मुझसे पंगे? आई है कल की नहीं आई? अब मैं समझ गया। और मैंने कहा भगवान ये सारा किया तेरा है और नहीं तो क्या। मैंने कहा था मेरे से पंगे मत लेना। मैं कहा ये सब हुआ कैसे? बोले याद करो आपने 3 दिन पहले मेरे लिए एक चाकू से सेव काटी थी। हाँ, तो बोला वो जब आपने सेव काटी ना तो मैंने चाकू के फिंगरप्रिंट सेव कर लिए, और उसी चाकू से मेरी वाइफ ने मर्डर किया दस्ताने पहन के, तो मेरे फिंगरप्रिंट रह गए। और लड़कियां जो है वो लड़कों के कपड़े पहन सकती हैं, हम नहीं पहनते लड़कियों के। हम थोड़े मैन विल बी मैन। हमने आज तक कभी सलवार सूट नहीं पहनी है, साड़ी नहीं पहनी हमने। आदमी अपनी औकात में रहता है। लड़कियां पहन लेती हैं, जींस पहन लेती हैं, टी शर्ट पहन लेती हैं, शर्ट पहन लेती हैं। तो मेरा शर्ट मेरी वाइफ ने पहन के उसका मर्डर किया, उनके धब्बे भी आ गए। बताओ मर्डरर कौन था? मेरी वाइफ थी। एविडेंस किस तरफ इशारा कर रहे थे? ये एविडेंस की प्रकृति है, ये साक्ष्यों की प्रकृति है। साक्ष्य अपने आप में एविडेंस नहीं देते। साक्ष्य अपने आप में बताओ एविडेंस देते हैं क्या? साक्ष्यों से एविडेंस निकालना पड़ता है, निष्कर्ष निकालना पड़ता है। तो साक्ष्यों की प्रकृति कैसी है? कोई भी साक्ष्य अपने आप में निष्कर्ष नहीं देते। इससे बताओ मेरी लिमिटेशन आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना लिमिटेशन, इससे मैं गारंटी नहीं दे सकता। ये जो आप पढ़ रहे हो, ये जो नोट्स में लिखाऊंगा, आपको जो नोट्स दूंगा, सब बच्चों के लिए सेम रहेंगे या अलग अलग रहेंगे? मैं भी सेम ही हूं, पर इसी क्लास में कोई फर्स्ट ग्रेड बनेगा, कोई नहीं बनेगा। किताबें अपने आप में रिजल्ट नहीं देती, उनसे रिजल्ट निकालना पड़ता है। समझ में आ रही बात आपके? ऐसे ही साक्ष्य अपने आप में निष्कर्ष नहीं देते, साक्ष्यों से निष्कर्ष निकालना पड़ता है, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। इसलिए ऑडिटर कभी भी गारंटी नहीं देता। बोले बात समझ में आ गई? ऑडिटर कभी भी गारंटी नहीं देता। ऑडिटर सिर्फ क्या देता है? रीजनेबल अश्योरेंस। अब ऑडिटर को कैसा रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो वित्तीय विवरण, अभी अपन ऑडिट में बात किसकी कर रहे हैं? केवल वित्तीय विवरण की, कि वो महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन से क्या है? मुक्त है। अब पहले तो बताओ मिथ्या वर्णन का मतलब क्या है, या मिथ्या वर्णन का मतलब क्या है? मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ऑडिटर
ऑडिट करेगा और ये चेक करेगा कि कोई मिथ्या वर्णन तो नहीं है ना, मिथ्या वर्णन। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 450 में इसकी डेफिनेशन बताई गई है। ऐसे 450 में इसकी डेफिनेशन बताई गई है मिथ्या वर्णन की। क्या होती है बताओ मिथ्या वर्णन? मिस स्टेटमेंट क्या है? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं। शॉर्टकट में कहूं तो गड़बड़, गड़बड़ तो हो ही सकती है। गड़बड़ किसको कहेंगे आप बताओ? क्या गड़बड़ हो सकती है? क्या गड़बड़ हो सकती है? नहीं समझे? एक सीरियल आता है ना, सोनी पे आता था, अब तो आजकल कम आता है, CID, नाम सुना है? उसमें वो था ना एक, दया कुछ तो गड़बड़ है, ACP प्रत्युमन, ये है गड़बड़। 25 सालों से CID वाला सिखा रहा है। ए का मतलब अमाउंट में गड़बड़। अमाउंट बोले तो राशि में गड़बड़। क्या ये गड़बड़ हो सकती है? कैसे? एग्जाम्पल दो। आपने 500 रुपए का पेट्रोल भरवाया, अकाउंट्स में एंट्री कितने की होनी चाहिए? पर 50 की कर दी, एक जीरो कम लग गया। या 5000 की कर दी, एक जीरो, कैसा हो सकता है? ऐसा क्यों हुआ? गड़बड़ क्यों हुई? दो ही कारण से, या तो त्रुटि, आपसे गलती हो गई, या आप जानबूझ के कर रहे हो। कपट, चाहे त्रुटि से हो चाहे कपट से हो, गड़बड़ तो हो ही सकती है ना, या नहीं हो सकती? तो इसको मिस स्टेटमेंट कहेंगे। आपने खर्चे में 500 की जगह 5000 दिखा दिया, जबकि खर्चा एक्चुअल में कितना हुआ? तो बताओ आपका प्रॉफिट बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया, क्योंकि 500 का कितना दिखा दिया आपने, तो 4500 का खर्चा फालतू लिख दिया, तो प्रॉफिट कम हो गया। तो आपके बैलेंस शीट P&L सही कैसे हुए? ये तो गड़बड़ हो गई ना बात। इसको मिस स्टेटमेंट कहते हैं। कौन सा मिस स्टेटमेंट है ये? अमाउंट का, राशि का। पहला पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर है? दूसरा पॉइंट, क्लासिफिकेशन। ये तो आप अकाउंट्स में खूब पढ़ोगे। वर्गीकरण में गड़बड़। वर्गीकरण आप लोगों ने अकाउंट्स में मनीष सर से खूब पढ़ोगे, एक पूरा चैप्टर पढ़ाते हैं सर ये, आयगत और पूंजीगत। नाम सुना आपने? चलो पूछते हैं। आपने बड़ा एक मकान बनाया, खर्चा है क्या? आपने मकान बनाया, ये खर्चा है क्या या असेट है? असेट है ये तो P&L में जाएगा कि बैलेंस शीट में? और आदमी अगर उसको किस में दिखा दे तो हो गई गड़बड़। आप कार खरीद लाए, खर्चा है क्या या असेट है? समझ लो ना फर्क, आयगत को पूंजीगत और पूंजीगत को, तो ये गड़बड़ कैसी? क्लासिफिकेशन की। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण की गड़बड़। आपने कंपनी की बैलेंस शीट ये वाली तरीके से बना दी, ये बनाते आए हो ना बैलेंस शीट आप, टी शेप वाली, लेकिन कंपनी में ऐसे नहीं बनती। कंपनी की बैलेंस शीट किस फॉर्मेट में बनेगी? शेड्यूल 3। ये फॉर्मेट तो लालाजी और पार्टनरशिप फर्मों की इनकी बैलेंस शीट में चलता है, कंपनी में ये फॉर्मेट नहीं चलता। सर क्या फर्क पड़ गया प्रेजेंटेशन का? फर्क पड़ता है क्या? बताओ, फर्क पड़ता है? आप बताएं बेटा, पड़ता है फर्क? आपकी बहन है? नहीं। आपके बहन, शादी हो गई उसकी? आपकी बहन है, शादी हो गई, जीजाजी हैं और आप साली हो, ठीक है। आते हैं जीजाजी कभी घर पे? खाना वाना खिलाते हो उनको? खिलाएंगे, सम्मान्य है मतलब आपके लिए, आदर करते हो? करना भी चाहिए, आपकी टेंशन लेके गया आदमी इतनी है,
उसका रेस्पेक्ट तो बनता ही है। तो सोचो आप कितनी बड़ी टेंशन ले गया, इसलिए लोग जवाई की इज्जत करते हैं। अब आप मुझे खाली ये बताओ कि साहब, जब आपके जीजाजी घर पे आते हैं, उनको आप सलाद भी खिलाते होंगे। सलाद कैसे देते हो आप उनको? प्लेट में काट के, पूरा सजा के, ककड़ी अलग, टमाटर अलग, प्याज अलग, डिजाइन लगा के, नमक मिर्च ये ऐसे, या ले जीजा पकड़ प्याज, दे मुक्की और खा, ऐसे थोड़ी करते हो। अब आपकी बहन तो ऐसे ही खिलाती होगी उसको बेचारे को, पर आप तो इज्जत करते हो ना। प्याज तो प्याज ही रहेगा, चाहे मुक्की देख के तोड़ के खा लो, चाहे सजा के खा लो। लेकिन फर्क किसका है? प्रेजेंटेशन, फर्क पड़ता है, समझे। मैं आज भी मेरे ससुराल में जाता हूँ तो मेरी सास जब आती है तो ट्रे में गिलास लेके आती है यूं, और मेरी वाइफ देखते ही हंसने लग जाती है, मम्मी ये आदमी इस लायक है नहीं, इतनी इज्जत क्यों कर रहे हो उसकी? तो मेरी सास कहती है तू चुप रहे, कंवर साहब आए तो ऐसी फालतू बात करती है। तो मेरे बड़े मजे लेती है कि अच्छा कंवर साहब है ये। मेरी सास हमेशा मेरी इज्जत बहुत करती है। तो एक दिन मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि भाई ये सब क्यों? बोला आप कंवर साहब हो हमारे, इज्जत तो बनती है। प्रेजेंटेशन का फर्क है। नहीं तो पानी का जग भी पकड़ाते हैं पी ले, बोतल पकड़ाते हैं पी ले, लेकिन नहीं, ट्रे में गिलास लेके आ रहे हैं, ये फर्क पड़ता है। प्रेजेंटेशन को भी हम क्या मानेंगे? भले अमाउंट वही है, प्रॉफिट की फिगर वही है, लेकिन अगर तुमने प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं दी तो ये भी क्या है? मिस स्टेटमेंट। इसे अकाउंट्स में ध्यान रखना, प्रस्तुतिकरण का भी उतना ही प्रभाव है जितना राशि का है। एक बात समझ में आ गई? और नेक्स्ट है डिस्क्लोजर, प्रकटन। अकाउंट्स में कोई भी चीज छुपानी नहीं है। 5 रुपए भी खर्च हुए हैं, उसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए। किसी भी तथ्य को ओमिट नहीं करेंगे, ओमिट मतलब भुलाएंगे नहीं। प्रत्येक तथ्य को क्या किया जाएगा? प्रकट किया जाएगा। अगर इन 4 में कोई गड़बड़ है तो बताओ वो क्या है? और ये बात कहां लिखी है? अब आजकल के पेपर का लेवल ऐसे आएगा, मिथ्या वर्णन कौन से स्टैंडर्ड में परिभाषित किया गया? कौन से में किया गया है? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 450 में। एक डायलॉग याद रख लेना, ACPD। मिथ्या वर्णन क्यों होता है? या तो त्रुटि की वजह से या कपट की वजह से। अब बताओ, आप ऑडिट करने जाओगे, आपको मिथ्या वर्णन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ऐसा तो आप सोचना ही मत कि नहीं मिलेंगे, कुछ तो गड़बड़ हो सकता है जानबूझ के नहीं कर रहे हो, गलती हो रही हो। अब मिथ्या वर्णन अगर मिलेंगे तो बताओ मैं राय स्वच्छ दूं कि मर्यादित दूं? बताओ, मैं राय क्लीन दूं कि मॉडिफाइड दूं? गड़बड़ है, गड़बड़ है। कैसी राय दूं? स्वच्छ दूं कि मर्यादित दूं? ये बच्चा कह रहा है मर्यादित। मुझे एक किस्सा याद आ गया आपकी बात पे, तो किस्सा सुनाता हूं, सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये बात है 99 की, तो मैं बहुत छोटा बच्चा था। मेरी सिस्टर की शादी की बातें चली, मेरी सिस्टर बड़ी है मेरे से, तो उसकी शादी की बातें चली। तो मेरे पापा ने, जो मेरे जीजाजी हैं, वो लड़का देखा, पापा को सब समझ में आ गया। फिर ये हुआ कि भाई लड़का लड़की एक दूसरे को देख ले, पसंद हो तो बात आगे बढ़ाई। तो लड़के वाले सब हमारे घर आ गए मेरी बहन को देखने। लड़का भी आया, लड़का लड़की ने आपस में देख लिया। अब देख लिया तो मेरे पापा ने मुझे बुलाया, रे इधर आ, तेरी बहन से पूछ कि लड़का समझ में आ रहा है क्या, तब तो बात आगे बढ़ाए, नहीं तो इनको फ्री करे। तो मैं गया जीजी के पास, मैं कहा जीजी बोलो, लड़का सही है, समझ में आ रहा है? तो दीदी ने मेरे को कहा तू बता, तेरा ये जीजा बनेगा, तेरे को अच्छा लगेगा? मैंने कहा कोई तो बनेगा ही, जीजी है तो जीजा भी होगा।
बोले अरे वो नहीं, शादी तो मेरे को करनी है। तेरे को क्या समझ में आ रहा है? मैंने कहा मुझे थोड़ी शादी करनी है, आप देखो। मतलब बाकी तो सब सही है, थोड़ा मोटा नहीं लग रहा? थोड़े से फैटी थे मेरे जिया जी, थोड़े से। मैंने कहा मोटा तो लग रहा है, बस इसलिए मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। कोई बात नहीं। अब मैं बच्चा था ही, वहां जाके सबके सामने बोल दिया कि जी बाकी तो सब सही है, लड़का थोड़ा मोटा है। मुझे आज भी मेरे जीजा जी छेड़ते हैं कई बार, तो बोला आप देखो छोटे थे तब ऐसे बोल के गए थे हमको। मेरे जीजा जी बेचारे पानी पानी हो गए। बोले जी 1 महीने का टाइम दे दो, जिम ज्वाइन करूंगा, पतला हो गया जाऊंगा। तो फिर मेरे पापा गए, बोले पापा, मेरी बहन से पूछा, बोले बाकी तो ठीक है, थोड़ा सा मोटा है। पापा ने कहा बेटा मोटा तो पतला हो जाएगा, क्या दिक्कत है? बोले बाकी सब सही है। तो ओके हो गया मामला। गड़बड़ थी कि नहीं थी? फिर भी हाँ कर दी है। गड़बड़ तो थी, फिर भी हाँ कर दी। हाँ, नहीं हुआ, डबल हो गए। डबल हो गए, आज एकदम फुटबॉल जैसे लगते। कोई सुधार नहीं किया तो काम ही हो गया, कहीं को सुधार करेंगे? बताओ। आपको बता देता हूं, जब मेरी शादी हुई, मेरी वाइफ अगरबत्ती थी। नहीं समझे? आज मोमबत्ती भी नहीं है, बड़ी वाली मोमबत्ती आती है ना जो नेशनल स्टैंड अप पे लगाते हैं। सोचो अगरबत्ती की ये पोजीशन है, तुम पहले से मोमबत्ती लाओगे तो इंडिया गेट में नहीं आएगी। गेट ही बड़ा करना पड़ेगा आपको। सुधार उधार कुछ नहीं हुआ, फिर भी हाँ गई। इग्नोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, मोटा पतला लंबा छोटा क्या फर्क पड़ता है, इग्नोर कर सकते हो। अगर आप किसी गलती को इग्नोर कर सकते हो तो राय कैसी दोगे? स्वच्छ। नहीं कर सकते हो तो मर्यादित। इसलिए मैंने गड़बड़ के आगे एक शब्द लिखा, क्या? मिथ्या वर्णन से कुछ नहीं होता। मिथ्या वर्णन कैसा नहीं होना चाहिए? महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? अभी इस बच्ची से पूछते, मान लो कोई लड़का है और वो शराबी है, आप शादी करेंगे? क्यों? खूब मिलेगा रंग, जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप, आपके हस्बैंड और पैक पाइपर सोडा, और आप मना कर रहे हो। आप शराबी से शादी नहीं करेंगे। और अगर आप राजपूत होते तो? राजपूत हो आप, राजपूतों के तो घर में पीते हैं, और उनकी शादी में अगर नहीं पिलाएं तो शादी को ही कहते हैं बेकार। और उनकी औरतों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बेवड़े थोड़ी है। कभी कभी चलेगा, कभी कभी वाला चलेगा, नहीं चलेगा? नहीं सर, छूने वाला ही नहीं चाहिए। सबका अपना अपना लेवल है, सबका अपना अपना लेवल है। हो सकता है कोई लड़की को कभी कभी वाला चल जाए, हो सकता है किसी को रोज वाला भी चल जाए, और हो सकता है किसी को छूने वाला भी नहीं चाहिए। तो महत्वपूर्णता की परिभाषा क्या है? आप किसको महत्वपूर्ण कहते हैं? आप बताओ, फर्स्ट ग्रेड की जॉब आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं? और आप मुझे फर्स्ट ग्रेड टीचर बना दो, मैं तो आज करूं ना कल करूं, तो नौकरी ही नहीं करूं ये, और आपके लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्णता की परिभाषा क्या है? हाँ, निर्णय को प्रभावित करे। किसके निर्णय को? उपयोगकर्ता के निर्णय को। महत्वपूर्णता एक सापेक्षिक मद है। तो अभी मैं आपको किसकी परिभाषा बता रहा हूं? मटेरियल। मटेरियल को हिंदी में क्या कहते हैं? महत्वपूर्णता, सारता, भौतिकता। महत्वपूर्णता, सारता, भौतिकता, मटेरियल। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 320। महत्वपूर्णता, सारता, भौतिकता, एक ही बात है, कुछ भी शब्द आ जाएगा आपके लिए। अकॉर्डिंग टू ऐसे 320, मटेरियलिटी क्या है? यह एक
सापेक्षिक मद है। कैसी मद है? सापेक्षिक। सापेक्षिक का मतलब होता है रिलेटिव टर्म, ना कि एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट का मतलब होता है संपूर्ण। आप कहें सर ये क्या बोल रहे हो? इसका मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्णता का अर्थ अलग अलग हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता? देखो, किसी व्यक्ति के लिए जो चीज महत्वपूर्ण हो सकती है वो दूसरे के लिए भी महत्वपूर्ण हो, ये जरूरी नहीं। आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब महत्वपूर्ण है, कई ऐसे हैं जो महत्वपूर्णता नहीं रखते। सबका अपना अपना क्या है? लेवल है। सबका अपना अपना तरीका है। महत्वपूर्णता की एक फिक्स डेफिनेशन हो ही नहीं सकती। जो आपके लिए महत्वपूर्ण वो दूसरे के लिए महत्वपूर्ण ऐसी जरूरी नहीं है। पर ऑडिट में जब हमको महत्वपूर्णता की परिभाषा देखनी है तो हम क्या कहेंगे? महत्वपूर्णता किसको कहते हैं? जो वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ता यानी कि यूजर्स के आर्थिक निर्णय को प्रभावित करे। जो वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित करे। समझ में आ गई बात? उसको हम इंपॉर्टेंट मानेंगे। और अगर वो गड़बड़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि उससे आपका डिसीजन ही चेंज हो जाए तो वो मटेरियल है। और अगर मटेरियल नहीं है तो मैं टेंशन नहीं लूंगा, गड़बड़ होने के बावजूद भी कैसी राय दूंगा? स्वच्छ। लेकिन अगर गड़बड़ कैसी है? महत्वपूर्ण है इनके अकॉर्डिंग, तो फिर मैं रिपोर्ट क्या कर दूंगा? मॉडिफाइड कर दूंगा, संशोधित कर दूंगा। तो ये बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल से समझाता हूं। आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बन गए, सैलरी मिलेगी आपको, क्या करेंगे? हैं? खा पी लेंगे। हाँ, तो आप क्या करोगे? खाओगे, पियोगे, रहोगे, और क्या? मान लो आपको 60,000 रुपये सैलरी मिली महीने की, तो आप कितने रुपये उड़ाना चाहेंगे? तो 60,000 रुपये सैलरी है आपकी, कितने उड़ाना चाहेंगे आप? सर 30,000 उड़ा दिए, 40,000 उड़ा दिए, 20,000 रुपये महीने के बच गए। मान लू आप हर महीने 20,000 रुपये बचाओगे, इस 20,000 का क्या करोगे? आप ये बताओ। भाई आपने अपनी सारी आवश्यकता पूरी कर ली, खर्चा खर्चा वार्चा सब निकाल लिया, घर का राशन पानी सब हो गया इंतजाम, फिर 20,000 बच गए, इस 20,000 का क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? कहाँ इन्वेस्ट करोगे? आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करोगे? यहां पर लोगों की अलग अलग क्या है? राय। 90% सरकारी आदमी जो मैंने देखा है इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? एफडी में। बैंक में जाके क्या करवा लेंगे? एफडी। पहले तो सेविंग में ही पड़े रहते हैं उनके। जब सेविंग अकाउंट में 2-4 लाख रुपए हो जाते हैं तो उठा के उसकी क्या बनवा देते हैं? वो एफडी। सरकारी आदमियों की सोच इतनी है बस, उससे आगे नहीं बढ़ते। और मैं आप लोगों को नहीं सुना रहा, आप तो अभी बने ही नहीं हो। जो हमारे यहाँ बने हुए हैं, जो भी अभी पढ़ा के गए हैं आपको, वो भी सरकारी थे, उनकी भी यही सोच है। नहीं समझे? अब मैं उनको कई बार कहता हूं, इतना बड़ा फाइनेंशियल प्लानर आपके पास बैठा हुआ है, मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं, लोग मेरे से एडवाइस लेने आते हैं और आप मेरी बात ही नहीं मानते। बोले क्या करें? मैं कहा ये 20,000 रुपये आप कार खरीदते, मारुति की कार खरीदते सन 2007 में, एल्टो मैंने खरीदी थी, मारुति की एल्टो 3 लाख रुपए में। आज कितने की है? भंगार है, 50 रुपये जा ही नहीं मिलते कोई। 15 साल बाद क्या मिलेगा उसका? 50,000 ही नहीं मिले।
और अब दिखाता हूं आपको पावर ऑफ मनी। देखो बच्चों, मारुति सुजुकी शेयर प्राइस, एक शेयर कितने का है आज? आज मैक्स 2007 कितने का था? 1,000 रुपए का। 1,000 की चीज कितने की हो गई? कितने गुना हो गए? 12 गुना। 3 लाख की गाड़ी कितने की होती? 36 लाख की। और है कितने की? 50,000 की। इसको कहते हैं प्लानिंग। और तुम सरकारी आदमी करोगे क्या? एफडी करोगे। और एफडी पे ब्याज कितना मिलेगा? 5% या 6%। और बैंक जिसको आप एफडी के लिए पैसा दे रहे हो, वो उठा के शेयर खरीद रहा है। बैंक वाला क्या करेगा पैसे का? वो उठा के शेयर खरीद रहा है। वो कमा रहा है 25%, तुमको दे रहा है 5%। सिर्फ तुम्हारे भय और तुम्हारे डर के मजे ले रहा है, और कुछ नहीं है। गेम ही यही है। महत्वपूर्णता है, सबका अपना अपना स्तर है। कितने ही सरकारी आदमी देख लिए मैंने, 1-1 करोड़ की एफडी पड़ी है उनके पास। मेरे पास रिटायरमेंट वाले कहीं आते हैं, पेंशन इनकम आ रही है, ब्याज की इनकम आ रही है, इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूं उनकी। 1 करोड़ की एफडी के ऊपर 6 लाख रुपए का ब्याज आया है साल का, और वो उससे खुश है। तो ऐसा 50,000 महीने का ब्याज आ रहा है, अपना बुढ़ापा चल रहा है। मैं कह सर इस 50,000 को मैं 5 लाख रुपए महीना करा सकता हूँ ना? सीए साहब ये बताओ मेरे 1 करोड़ रुपए का क्या होगा? मैं कहा या तो इस्पार या इस्पार। जैसे चोमू से जयपुर आते हैं ना, तो वो जीप वाले बोलते हैं ना, जयपुर ऊपर ऊपर, जयपुर ऊपर ऊपर। या तो जयपुर या ऊपर, आवाज ऐसे लगाते हैं जयपुर। जयपुर भी नहीं बोलते, सीधा ही जयपुर। या तो जयपुर या ऊपर, एक जगह तो पहुंचा ही देंगे आपको। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट ऐसा कराएं आपको कि या तो 1 करोड़ साफ, या 1 करोड़ के 10 करोड़। बताओ रिस्क लोगे ना? गुरुजी शांति बढ़िया है। 20,000 बढ़िया हमारे लिए। 20,000 की एफडी करा लेंगे साहब, ठीक है तुम एफडी कराओ। सबका अपना अपना क्या है, निर्णय है। आप सुरक्षा चाहते हो, आप बैंक में एफडी कराओगे। आप अगर ग्रोथ चाहते हो, आप शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे। आप उन कंपनियों की पूंजी में पैसा लगाओगे। शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाला, कंपनी के शेयर में पैसा लगाने वाला क्या देखेगा? प्रॉफिट, कि कंपनी का प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है। तो उसके लिए महत्वपूर्णता क्या हुई? प्रॉफिट। कंपनी के डिवेंचर खरीदने वाला, ऋण पत्र खरीदने वाला क्या देखेगा? सुरक्षा, सेफ्टी, क्योंकि इंटरेस्ट उसको फिक्स मिल रहा है। कंपनी के ग्रोथ से, प्रॉफिट से उसको लेना देना नहीं है। तो हर तरह के उपयोग करता है, और उनका निर्णय जिन चीजों से प्रभावित होता है उसको अपन क्या कहते हैं? महत्वपूर्णता कहते हैं। बोले ये बात समझ में आ गई? तो ऑडिटर को ये आश्वासन जुटाना है कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन से क्या है? मुक्त है। जब तक ये मुक्त नहीं होंगे, वो कैसी राय नहीं दे सकता? सत्य एवं उचित राय नहीं दे सकता। पहला पॉइंट समझ में आ गया? इस बात का हमको क्या जुटाना है? उचित आश्वासन। दूसरा, आश्वासन जुटाने के लिए आपको बताओ क्या चाहिए? आश्वासन जुटाने के लिए आपको क्या चाहिए? साक्ष्य। साक्ष्य किसको कहते हैं ये बताओ? ऑडिट एविडेंस। एविडेंस किसको कहते हैं? आपसे एक बात पूछता हूं, क्या साक्ष्य मौखिक हो सकते हैं? क्या साक्ष्य मौखिक हो सकते हैं? क्या लिखित होते हैं? कहानी समझ में आ रही है? साक्ष्य क्या है? एविडेंस क्या है? क्या ये मौखिक हो सकते हैं? क्या ये आंखों देखे हो सकते हैं? चलो सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं। आप किसी कंपनी की ऑडिट करने गए, बैलेंस शीट में आ रहा है स्टॉक, क्या आ रहा है? आप ऑडिटर हो, बोलो क्या करोगे? क्या करोगे स्टॉक का? कैसे चेक करोगे? जाके देखोगे आंखों से? आंखों से देख रहे हो,
क्या ये साक्ष्य है? क्या ये साक्ष्य है या नहीं है? तो बताओ, आंखों देखा भी साक्ष्य हुआ कि नहीं हुआ? कोई चीज आपके समझ में नहीं आ रही, क्या करोगे? ऑडिट करने गए, वहां पे कोई चीज समझ में नहीं आ रही, क्या करोगे? पूछेंगे, इंक्वायरी करेंगे। मौखिक, क्या ये साक्ष्य है? ये भी साक्ष्य है। तो साक्ष्य मौखिक भी होता है, लिखित भी होता है, और आंखों देखा भी होता है। वो अलग बात है कि कौन सा ज्यादा विश्वसनीय है और कौन सा कम विश्वसनीय। विश्वसनीयता की बात बाद में करेंगे, पर साक्ष्य तो है ही। बताओ, है कि नहीं है? आपकी शादी हो गई, शादी का सर्टिफिकेट है आपके पास? मेरी सर्टिफिकेट है, और जिसके पास नहीं है, क्या वो शादीशुदा नहीं है? बताओ, मेरे पास नहीं है, मेरी सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास, तो क्या मेरी शादी इनवैलिड है? मौखिक होती है क्या शादी? शादी मौखिक होती है? हाँ होती है, मौखिक भी होती है। पंडित ने फेरे करा दिए, मुझवानी हमने भी कर लिए, हो गई शादी। लिखित भी होती है, कार्ड भी छपते हैं, तो कई बार आंखों देखी भी होती है, मंदिर में जाके कर ली शादी, हो जाता है ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि साक्ष्य नहीं है। विश्वसनीयता की बात अलग है कि कौन सा कितना विश्वसनीय है। तो साक्ष्य क्या है? कोई भी सूचना जिसके आधार पे आप क्या कर सको, राय दे सको। नहीं समझे? अभी मेरे घर में आज खीर बनी, बताओ कैसी बनी? सर मुझे क्या मालूम, मैंने आपकी कौन सी खीर खाई है? नहीं समझे? तो आप राय कब देंगे? आप कोई भी राय कब देंगे? जब आपके पास साक्ष्य हो। अब वो अच्छे हैं, बुरे हैं, विश्वसनीय है, नहीं है, वो तो बाद की बात है ना। आपको साक्ष्य का मीनिंग क्या है? कोई भी सूचना, कोई भी, कैसे भी, जो आपकी राय का क्या बने, आधार बने, क्या कहलाएगा? साक्ष्य कहलाएगा। ये बच्चे बताएंगे। अब कितने साल जीने वाले हैं? उम्र क्या रहेगी आपकी एक्सपेक्टेड? पुण्यतिथि क्या रहेगी, कौन सी ईयर में आएगी आपकी? जब आप पितर बन जाएंगे, घर वाले आपको पितर पे खीर चढ़ाएंगे, फिर बताओ कौन सा ईयर मान लूं? उम्मीद तो होगी, कुछ तो एक्सपेक्टेड डेट होगी। यह परमानेंट नहीं हो आप, आज मैं आगे अब जाऊंगी नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपका देश है ही नहीं, जाना पड़ेगा। कितने साल के हो गए आप, और कितने चलोगे? अंदाजा लगा दो खींच के। 26 के हो गए, 75 साल और मान लू है, सेंचुरी पार? नहीं, नहीं क्या? आप बता दो कितना साल मानू? 50 60 रहता है, 60 माइनस 25 थोड़ा इजी रहेगा। 5 कितने हो गए? 35 साल। ठीक है, 365 दिन का साल है, इंटू 35, मोटा मोटी 11,000 दिन आपके पास, कर लो तो करना है, उसके लिए फर्स्ट बन रहे हो। 11,000 दिन के मेहमान हो पूरे से, उसके लिए पापड़ बेल रहे हो। आपने अंदाजा कैसे लगाया? आप पहले लोगों को सुना था आपने, तपस्या करते हैं, 5,000 साल जंगल में तपस्या कर गया है, 12-12 साल, 12-12 हजार साल जी रहे, और अभी हम 100 साल पे आ गए, अब 100 से हम 50-60 पे आ गए। हम लोग जो भी अंदाजा लगाते हैं, किसके बेस पे लगाते हैं? पास्ट घटनाक्रम। आपने अंदाजा, जब मैंने 100 लिखा तो आप खुद ही बोले नहीं 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 चलेगी इतनी गाड़ी, मतलब आपने मान लिया, आपने मान लिया कि 80-90 के ऊपर गाड़ी नहीं जाएगी। यही है ना बात। तो साक्ष्य क्या है? कोई भी सूचना जो आपकी राय का क्या बने, आधार बने। आपकी राय का यह आधार बन गया
कि साहब मैं 80-90 से ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि आपने देख लिया, तो वो साक्ष्य है। अब साक्ष्य कितने चाहिए आपको ये बताओ, कितने चाहिए? अच्छा चलो छोड़ो, आप बताओ, खाना खाते हैं आप? रोज खा रहे हैं सुबह शाम? कितनी चपाती खाते हो? दो पूरे दिन में, एक बार में? एक बार में दो, सुबह भी दो शाम को भी दो, 4 खा रहे हो। कितने? 8? क्यों? क्यों देश का नुकसान कर रहा है यार? पता है इसका काम 4 से चल रहा है तो जीडीपी में योगदान दे रहा है, 8 खा रहा है भाई। किसान को मेहनत करनी पड़ रही है तेरे चक्कर में, अनाज उगाना पड़ रहा है, 4 से काम नहीं चलेगा क्या? अरे सर 4 से तो ऐसे लगेगा जैसे पेस्ट मारी हो, और इसका तो काम चल रहा है। और कहीं ऐसे भी है जो बताएंगे ही नहीं मेरे को, नहीं समझे? 1-1 किलो आटे की रोटी खा जाते हैं एक बार में। बताओ कितनी मात्रा चाहिए, ये आपका निर्णय है। मात्रा चाहिए कि गुणवत्ता चाहिए? मात्रा चाहिए कि गुणवत्ता? महाभारत के टाइम श्री कृष्ण भगवान के बारे में फैसले करने की बात आई, तो बड़ा साहब दुर्योधन, कृष्ण भगवान तो न्यायगत, तो दुर्योधन को बोला कि देख भाई पहला ऑप्शन तेरा है, युधिष्ठिर को बाद में ऑप्शन देंगे, अर्जुन को बाद में देंगे ऑप्शन, पहले तेरे को देंगे। अब तेरे पास 2 विकल्प है, एक है मेरी नारायणी सेना जो अजय है और अस्त्र शस्त्र के साथ होगी, करोड़ों की, और एक हूं मैं खुद जिसने इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा ली है, सिर्फ घोड़ा चलाऊंगा, सारथी बन के रथ चलाऊंगा बस। तो दुर्योधन का माथा घूम गया, बोले इसका क्या करूंगा, सारथी तो अपने को 2 रुपए में मिल जाएंगे, घोड़ा ही तो चलाना है। बोले मेरे को आपकी नारायणी सेना दे दो, और खुश हो रहा था। फिर अर्जुन के पास गए कि बोले देख भाई उसने ये मांगा और मैं तो तेरे पास हूं, बोले मुझे तो यही चाहिए था। आप समझ रहे हो, क्वालिटी से समझौता कर गया, किसके चक्कर में? क्वांटिटी के चक्कर में। और इतनी सी बात दुर्योधन के समझ में नहीं आई, क्योंकि उस टाइम ट्रक नहीं चलते थे, आजकल ट्रक चल गए ना, तो ट्रकों के पीछे लिखा रहता है शेर का बच्चा एक ही अच्छा। पहले ट्रक नहीं चलते थे, बेचारे को क्या मालूम। कहने का मतलब समझ रहे हो, साक्ष्य कैसे चाहिए? पर्याप्त, और पर्याप्तता का मतलब क्या है? मात्रा। और उचितता का मतलब क्या है? गुणवत्ता। ऑडिटर को कैसे एविडेंस चाहिए? मात्रात्मक भी और गुणा। और जब उसको साक्ष्य मिलेंगे तब वो देखेगा कि वित्तीय विवरण में कोई गड़बड़ तो नहीं है, और फिर उसके बाद वो अपनी राय देगा, और इस बात का उसको क्या जुटाना है? उचित आश्वासन। थीम समझ में आ गई? आज इतना ही करते, कल एक कॉपी ले लेना, मैं यहां से लिखवाना शुरू करूंगा आपको थोड़ा बहुत, और अपन इस चैप्टर में ऑलमोस्ट ऑडिट 10 मतलब 10 दिन की रहेगी लगभग बाकी। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन आएंगे बस आप, ठीक है।